फिर जब आपने ये डिसाइड किया कि तिहाड़ से निकल कर जाना है अफगानिस्तान, तो भागने की प्लानिंग कैसे बनाई? क्योंकि एशिया की सबसे सख्त जेल माना जाता है तिहाड़ को। सन 2004 में 17 फरवरी को मैं तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ, और ये जो एस्केपिंग है तिहाड़ जेल से, ये हमारे देश की सबसे बड़ी एस्केपिंग मानी जाती है। जेल डायरी, जिसमें आपने लिखा है कि पुलिस ने आप पर प्रेशर डालकर आपसे ज़बरदस्ती वो गुनाह कबूल करवाया। जी। सो क्या सच्चाई है इस बात? तो थाने के अंदर तो शायद वो मुझसे बोलते कि महात्मा गांधी जी को भी तुमने मारा, तो वो भी मुझे शायद मानना पड़ता। ये मेरा चैलेंज है, पूरे देश को चैलेंज है कि कोई ये साबित कर दे कि फूलन ने जो भेमई कांड है उसमें सिर्फ ठाकुरों को मारा है, तो मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। तो वो तालिबानी टेररिस्ट थे, वो कहने लगे, हंसने लगे वो मेरी बात सुन के, कहने लगे कि ये आपकी सरकार जो है ना, भारत सरकार कभी नहीं ला सकती, आप तो आलू खाने वाले लोग हो। सिर्फ मनगढ़ंत है, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, और जो बातें आप बता रहे हैं वो कहीं डॉक्यूमेंटेड हैं, वो क्या साबित हो चुकी हैं कि ऐसा ही था? नकली गाड़ी, नकली पुलिस, हाँ, नकली गाड़ी। और ये मैसेज कैसे पहुंचाया उन तक? इंडिया के जितने भी टेररिस्ट हैं, मैं करीब सभी के साथ रहा हूँ। अभी बात होती है उनमें से किसी से? नेशनल न्यूज़ चैनल था, उसने मुझे तब ऑफर दी कि हम आपको 25 लाख रुपीस देंगे, ये सारी स्टोरी जो है आप हमें दे दो। नमस्कार दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। आज जिन शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनकी कहानी किसी हिंदी फिल्म से भी ज़्यादा फिल्मी है। कुछ लोगों के लिए ये हीरो हैं, तो कुछ लोग इन्हें विलन मानते हैं, कुछ लोग इन्हें बहादुर मानते हैं, तो कई लोगों को इनकी बहादुरी के किस्से झूठे लगते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते हैं, तो बहुत सारे लोग इनसे बात तक नहीं करना चाहते। मगर इतना तो तय है कि आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए इन पर गौर करने के लिए आज हमने इन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया है। शेर सिंह राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, और आपसे मिलके और भी बहुत अच्छा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच टीआरपी पे आने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सन 2001 की उस घटना की, जब फूलन देवी जी की हत्या होती है। जी। फिर आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपने सरेंडर किया था, राइट? जी। उसके बाद आपने एक आपकी जो बुक आई थी, जेल डायरी, जिसमें आपने लिखा है कि पुलिस ने आप पर प्रेशर डालकर आपसे ज़बरदस्ती वो गुनाह कबूल करवाया। जी। सो क्या सच्चाई है इस बात की? देखिए, क्या है कि सन 2001 में जब फूलन देवी की हत्या में मेरा नाम आया, तो मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, और जो कई लोग उस समय के जो टीवी न्यूज़ चैनल्स थे, उसमें ये दिखाते हैं कि भाई मैंने सरेंडर करके और फिर खुद जो है मतलब स्वीकार किया कि भाई मैंने सब किया है, जो कि टीवी चैनल्स पे तब चला भी था। तो सरेंडर नहीं था, वो अरेस्ट था? हाँ, पुलिस ने अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके वो जो मुझसे बयान दिलवाया गया, उस समय एक्चुअली मैं पुलिस कस्टडी में था। ठीक है। तो डालन वाला थाना एक देहरादून में पड़ता है, तो उनकी कस्टडी में था, और उस कस्टडी में ही वो मुझसे जैसा उन्होंने बताया तो वैसा मैंने कहा। और क्योंकि ये ट्रायल जो है कोर्ट में ऑलरेडी चल चुका है, तो प्रोसिक्यूशन ने ये विटनेस भी बनाए थे। ठीक है। जो वो रिपोर्टर थे, जो कैमरामैन थे, तो उन्होंने भी ये बात कोर्ट के अंदर जो है स्वीकार की कि ये चीज़ इन्होंने थाने के अंदर बताया। तो थाने के अंदर तो शायद वो मुझसे बोलते कि महात्मा गांधी जी को भी तुमने मारा, तो वो भी मुझे शायद मानना पड़ता। तो उसको कोर्ट ने इसलिए उसका कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई दम उसमें माना नहीं। क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है कि जिस बिरादरी से आप आते हैं, उस बिरादरी के लोगों की फूलन देवी ने हत्या की थी, तो शायद आपको उससे गुस्सा था और शायद आपको वो बदला लेना था। तो इस पे क्या कहना है आपका? हाँ, देखिए, जो पूरे मीडिया में, पूरे देश में एक गलत बात उन तक पहुंची हुई है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों में, ये जो आपने स्टार्टिंग जब किया तो आपने कहा कि फूलन देवी ने 20 ठाकुरों को भेमई कांड में मार दिया जी, जिसका बदला लेने के लिए उनकी हत्या हुई जी। तो ये मेरा चैलेंज है, पूरे देश को चैलेंज है कि कोई ये साबित कर दे कि फूलन ने जो भेमई कांड है उसमें सिर्फ ठाकुरों को मारा है, तो मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ये बिल्कुल गलत बात लोगों तक पहुंचाई हुई है देश के मीडिया चैनल्स ने। उस दिन जो भेमई कांड में जो लोग मरे हैं उसमें सभी लोग ठाकुर नहीं थे। मरने वालों में
दलित समाज के व्यक्ति भी हैं, पिछड़े समाज के व्यक्ति भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और मैं बाकायदा आपको उनके नाम बता देता हूँ। जो दलित समाज से जो व्यक्ति उसमें मरे हैं उनका नाम है राम अवतार कठेरिया, वो धानक समाज के हैं, एससी समाज से आते हैं। जो पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं उनका नाम है तुलसीराम मौर्य, जो कि ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, और जो मुस्लिम है उनका नाम है नज़ीर खान। तो जो मरने वाले हैं वो सभी धर्म और सभी जातियों के लोग हैं। और दूसरा मेरा एक और भी ये चैलेंज है कि ये जो 20 लोग मरे हैं इनमें ना तो कोई डाकू था, ना ही कोई फूलन देवी से के लाइफ से कोई भी उनका कोई मतलब या वास्ता था। ये सब लोग गांव के साधारण और आम लोग थे, और फूलन ने अपना सिर्फ वर्चस्व दिखाने के लिए जो है इन लोगों की हत्या करी। इसमें इन्हीं 20 लोगों के मरने के अलावा एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम सीता था। तो जब इन लोगों की हत्या हो रही थी तो इनमें से किसी एक की वाइफ जो है उसकी गोद में ये बिटिया थी अपनी, तब वो 1.5 साल की थी। तो जब वो बचाने के लिए गई अपने पति को, तो फूलन ने जो है उसकी गोद से उस सीता नाम की लड़की को गोद से लेके नीचे पटक दिया, जिसके कारण वो अपाहिज हो गई थी जी। और बाद में जो है फिर उसकी मृत्यु भी हो गई। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो फिल्म है, जो बैंडिट क्वीन फिल्म है, ये उन्होंने ये सब एक काल्पनिक क्रिएशन किया कि फूलन ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ये लोगों की हत्या करके लिया। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एक ये बना हुआ है कि भाई फूलन के साथ बहुत अत्याचार हुआ, तो वो क्या बोला जाता है कि फूलन देवी की छोटी उम्र में शादी हुई। दूसरा ये बोलते हैं कि उनके ज़मीन के ऊपर कब्जा हो गया और उनके अधेड़ पति ने उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, और ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर वो डाकू बन गई और डाकू गिरोह उनको उठाकर ले गए। तो ये, और फिर डाकू गिरोह में जब वो शामिल हो गई तो तब उनके साथ बलात्कार हुआ। तो ये सब बातें उनके लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई, तो वो शादी किसने की? वो उनके माता पिता ने की। दूसरी बात ये है कि जिस समय ये 50 साल पहले की जो बात है, उस समय ये बड़ी आम बात थी, ये उस एरिया का बड़ा आम कल्चर था, पूरे इंडिया का ही कल्चर था। अगर आप भी अपनी जो ग्रैंड मदर है उनसे पूछेंगे छोटी उम्र में शादी हो गई थी कि भाई आपकी शादी कब हुई थी, वो भी बताएंगे 16 साल में हो गई थी, 15 साल में हो गई थी। तो ये कोई ऐसा अजूबा नहीं था फूलन के साथ कि भाई छोटी उम्र में शादी हो गई थी, वो तो सबकी होती थी उस समय। दूसरी बात है कि अगर छोटी उम्र में शादी हुई तो वो तो माता पिता ने की ना, फिर वो अधेड़ पति था या पति ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वो उन्हीं के समाज का था। अगर फूलन उसको सबक सिखाती, उसको मारती, तो फिर एक अच्छी वो मैसेज जाता कि भाई जिसने अत्याचार किया, परेशान किया, उसको सबक सिखाया। फिर उनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा हुआ, तो वो जो ज़मीन के ऊपर कब्जा हुआ, वो जो उनके रियल चाचा के बच्चे हैं, मतलब उनके कज़न जो ब्रदर्स हैं, उन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा किया, उसमें उनका झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में जब फूलन ने अपने भाई का सर फोड़ दिया तो उसके कारण FIR दर्ज हुई और फर्स्ट टाइम वो जेल गई। ठीक है। और जब वो जेल से छूट के आई तो जो एक डकैत गिरोह था उसमें विक्रम मल्ला डाकू था, तो वो भी उन्हीं के समाज का था, और वही जो है उसको घर से उठा के ले गया और फिर अपने गिरोह में शामिल किया। तो इसके बाद तो उनका जो डाकू वाला जीवन था वो स्टार्ट हो गया। तो डाकू वाले जीवन में क्या था कि हर गैंग कुछ महिलाओं को अपने साथ रखता था। किस लिए रखता था? एक तो खाना बनाने के लिए, क्योंकि डाकू गिरोह तो हमेशा जंगलों में रहते थे, तो खाना बनाने के लिए उनको महिलाओं की ज़रूरत पड़ती थी जो हर समय उनके साथ रहें। तो वो इस तरह की महिलाओं को वहाँ पर खोजते रहते थे जिनमें ये इच्छा हो कि भाई डाकू गिरोह के साथ हम रह सकते हैं या रह लें। तो फूलन को उनके साथ जब रही तो अच्छा, फिर जहाँ पे रहते थे तो नेचुरल बात है कि जो गिरोह का सरदार है या किसी से फिजिकल रिलेशंस भी बनते थे, और सरदार कभी कभी जो है वो ज़बरदस्ती भी करते थे। तो उनके साथ हो सकता है कि ऐसा ज़बरदस्ती किया गया जिसके रिजल्ट में उसका जो गैंग लीडर है विक्रम मल्ला ने उसकी हत्या करी। अब जब हत्या हो गई गैंग लीडर की, तो जो रियल गैंग लीडर्स थे उस गैंग के,
वो श्री राम और लाला राम नाम के दो ठाकुर भाई थे, जिनसे की फूलन की फिर लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात पे हुई कि जब विक्रम, ये दोनों सेकंड इन कमांड थे, मतलब उस लीडर के बाद इनका नंबर था। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो बाबू गुजर था जिसकी विक्रम मल्लाह ने हत्या करी, तो बाबू गुजर उस समय गैंग को लीड कर रहा था। ठीक है। क्योंकि ये श्री राम लाला राम शायद पुलिस कस्टडी में थे। ठीक है। तो जब ये छूट के आए तो इन्होंने कहा कि भाई एक महिला के लिए तुमने अपने लीडर को मार दिया, तो फिर इसका मैसेज पूरे डाकू बिरादरी में गलत जाएगा। तो इन्होंने विक्रम मल्लाह को मार दिया। तो जब मार दिया, विक्रम मल्लाह से शायद शादी कर ली थी फूलन देवी ने। ओके। तो फिर उसको ऐसा लगा कि भाई इन्होंने इसको मार दिया तो अब हमें मतलब दो राइवल गैंग्स हो गए। ठीक है। और जब विक्रम मल्लाह को मारा तो श्री राम लाला राम ने उनके साथ हो सकता है कि कुछ बदतमीजियां की फूलन देवी के साथ। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर श्री राम लाला राम ने उनके साथ कोई बदतमीजी की, मिस हैपनिंग की, तो फूलन को उन दोनों को मारना चाहिए था, उसके गैंग के लोगों को भी मारना चाहिए था। और अगर वो ऐसा करती तो फूलन जो है वो मेरी भी आइडल होती, क्योंकि अगर किसी महिला के साथ किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो बड़ी नेचुरल बात है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। बट फूलन ने क्या किया कि श्री राम और जो लाला राम है उनको अपने पूरे जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं कर पाई। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं श्री राम और लाला राम की मृत्यु कैसे हुई, तो आपको सब दिख जाएगा कि वो उनको पुलिस ने एनकाउंटर में मारा, और बल्कि तब मारा जब फूलन देवी सांसद बन गई थी। ऐसा नहीं है कि उसी दौरान कुछ फूलन का उसमें वो रहा हो इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। तो बहुत सालों के बाद पुलिस ने उनको मारा। तो कहने का मतलब ये है कि फूलन ने जो बेहमई कांड में लोगों को मारा, वो सब लोग एक तो बड़े साधारण लोग थे। आप खुद, मैं आपके दर्शकों से पूछता हूँ कि 20 लोग मर गए, सामने फूलन का गैंग है, उसमें 50 लोग हो सकते हैं, तो क्या ये संभव है कि 20 लोग मर जाएं और फूलन के गैंग के एक भी व्यक्ति के खरोच भी ना लगे? अगर दो डाकू गिरोह आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि 20 लोग मर जाएं? अगर मैं यहाँ पे अकेला हूँ, आप लोग 10 लोग हैं, अगर मुझे हत्या करने के लिए आप मारना शुरू करोगे तो मैं कम से कम धक्का तो दूंगा आपको, खरोच तो मार दूंगा आपके। तो वो 20 लोग मर गए, उधर एक खरोच भी नहीं लगी फूलन के गैंग को, तो क्या वो 20 लोग क्या अपनी राइफल और बंदूक रख के डपलियां बजा रहे थे अगर डाकू थे तो? वो लोग। और फिर दूसरी बात है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो 20 के 20 लोग, क्या ये संभव है कि पूरा गिरोह डाकुओं का एक ही गांव का है? अलग अलग गांव के होंगे ना डाकू, जब गिरोह बना रखा है तो वो तो सब एक दूसरे के रिलेटिव थे, एक ही फैमिली मेंबर्स थे गांव के। सभी लोग जो है गांव के किसान और साधारण लोग थे। फूलन ने जब उनकी हत्या करी तो ये आरोप लगाया कि भाई ये लोग उनको हेल्प करते थे। ठीक है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि चलो ठीक है वो डाकू नहीं थे, बट वो उस गैंग को हेल्प करते थे। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सपोज अभी आपका नाम खूब चल रहा है, अभी दाऊद इब्राहिम आपको कॉल करे और कहे कि भाई रौनक भाई 5 करोड़ रुपए पहुंचा दो, तो आप उसकी हेल्प करोगे 5 करोड़ रुपए देकर या डर के मारे दोगे? तो ये तो डर के मारे दोगे ना। तो फिर तो अगर मान लीजिए डाकू, आप किसी और का नाम ले लेते मतलब ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये जो डाकू गिरोह है, नहीं मैंने एक एग्जांपल नहीं, दिया, फिर भी एग्जांपल, भाई डाकू गिरोह जो है, डाकू गिरोह ने मान लीजिए गांव वालों से कहा भाई हमें आप खाना दो, पानी दो, या कोई भी जबरदस्ती कोई चीज मांग रहे हैं तो डर के मारे करेंगे। तो गांव वाले डर के करेंगे ना, हेल्प थोड़ी ना कर रहे हैं, वो उनके साथी थोड़ी ना हो गए। अभी लोग मान लीजिए एक्सटॉर्शन मनी दे देते हैं तो वो उसकी हेल्प थोड़ी ना करते हैं, वो उनके साथी थोड़ी ना होते हैं। ठीक है। वो तो डर होता है। तो उनकी भी यही प्रॉब्लम थी। पर फिल्म में जैसा दिखाया हाँ कि उन पे जो अत्याचार हुआ, फिर उसके बाद वो डाकू बनी, और फिर जब वो डाकू बनी तो उनसे बदला लिया जिन्होंने अत्याचार किया। तो आप कहते हैं ये सिर्फ मनगढ़ंत है, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, और जो बातें आप बता रहे हैं वो कहीं डॉक्यूमेंटेड हैं, वो क्या साबित हो चुकी हैं कि ऐसा ही था? देखिए, ये तो जो मैंने आपसे बात बताई, हाँ 20 लोग मरे, वो FIR में उनके नाम लिखे हुए हैं, मरने वालों के नाम लिखे हुए हैं। मैंने आपको, आपके दर्शकों को चैलेंज दे दिया, तो मेरी बात सुनेंगे? 1 करोड़ रुपए कमाने का सबके पास मौका है,
मैंने जो आपसे नाम बताए हैं, अगर वो उस भेमई कांड में नहीं मरे हों तो वो 1 करोड़ लेने के हकदार हैं। तो ये तो सब जो डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल हैं, जो मैंने जी। आपसे बात बताई है, जी। और वो लोग कोई भी डाकू नहीं थे, ये बात भी वहाँ के उस इलाके के सब लोग जानते भी हैं। प्लस जो पुलिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो केस के डॉक्यूमेंट्स हैं भेमई कांड के, उसमें भी एकदम स्पष्ट लिखा है कि गांव के साधारण लोग थे, सभी लोग मरने वाले। जो फिल्म के अंदर दिखाया है, देखिए फिल्म के जब बनती है, जब किसी के ऊपर बायोपिक बनती है, तो क्या होता है कि बायोपिक तभी चलेगी जब उसकी जो इमेज है वो आप पॉजिटिव दिखाएंगे। जी, ठीक है। और अगर कुछ मान लीजिए लाइफ में नेगेटिविटी जुड़ी भी है, तो उसको भी वो घुमा फिरा के कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो उसको अगर फूलन को फिल्म में ये दिखाया जाता कि भाई वो श्री राम लाला राम को ढूंढने के लिए गई उस गांव में और बेगुनाह लोगों को मार दिया, तो फिर शायद वो जो इमेज उनकी बनी वो ना बन के नेगेटिव बनती। तो अब फिल्म बना रहे हैं, उनको उससे पैसा कमाना है, तो वो तो तभी होगा ना जब वो पॉजिटिव इमेज आप शो करोगे। तो उस इलाके में कैसी अभी कैसी इमेज है फूलन देवी की, या ओवरऑल कैसी है? देखिए जो क्योंकि बाहरी लोग तो फिल्म से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, हाँ, देखिए पर जो लोकल लोग हैं, हाँ, जो वो जो एरिया है, अगर आप उस जहाँ पे ये भेमई गांव पड़ता है, ये कानपुर देहात में पड़ता है, तो अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो जहाँ पर ये कांड हुआ था, जहाँ पे हत्याकांड हुआ था, तो वहाँ तो वो बहुत खराब मानते हैं, क्योंकि भाई उनके फैमिली के लोगों को हत्या हुई है, वो लोग मरे हैं। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर ये जो मैंने आपसे बताया कि जो तुलसीराम मौर्य हैं या ये जो एससी समाज के हैं राम अवतार कठेरिया, इन सभी लोगों ने और नज़ीर खान ने, इन्होंने अपने अपने जो आयोग हैं, अगर आपको मालूम हो हमारे देश में SC/ST आयोग बना हुआ है, जहाँ पर कोई भी जो हमारे दलित समाज का भाई है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो उस आयोग में हेल्प मांग सकता है। ठीक है। तो और ऐसे ही पिछड़ा आयोग है और ऐसे ही अल्पसंख्यक आयोग है। तो इन सभी लोगों ने इन आयोगों में, अपने आयोगों में एप्लीकेशन मूव की थी कि भाई 41 ईयर्स हो गया है और फूलन ने ऐसे ऐसे हमारे फैमिली के मेंबर्स की हत्या करी, तो 41 साल से हमें कोर्ट से कोई न्याय नहीं मिला और किसी भी तरह का हमारे को जो है मुआवजा नहीं मिला। तो एक एक सिलाई मशीन, तब जब ये लोग मरे थे तो इनके फैमिली मेंबर्स को सरकार ने सिलाई मशीन दी थी एक। तो उन्होंने कहा कि जो पिछड़े समाज के लोग थे, मतलब आप हाँ, जो ये दलित था, पिछड़े थे, मुस्लिम था, इनके जो परिवार के लोग थे, तो इन लोगों को सिलाई मशीन दी थी एक एक। फूलन जब ये कांड हो गया था तो उन्होंने अपने एप्लीकेशन में लिखा कि भाई जो डाकू थे, जो फूलन थी, जब उसने सरेंडर किया तो उसको सरकार ने ज़मीन दी, उनको नौकरी दी सरकारी, उनके परिवार के व्यक्ति को, और जो बेचारे विक्टिम्स हैं, जो हम लोग हैं, उनको सिलाई मशीन, उनको से एक सिलाई मशीन दी। तो हमें भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, प्लस सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा व्यक्ति मरने के कारण, जाने के कारण हम लोग आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। जी। तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ किया कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, बट ये सभी न्यूज़पेपर्स में और कुछ टीवी चैनल्स में ये न्यूज़ लास्ट ईयर आई थी। सो बैंडिट क्वीन की जो इमेज है उनकी, वो सिर्फ फिल्म के वजह से या मीडिया के सच न दिखाने की वजह से बनी है, आप कहते हैं? नहीं, देखो बैंडिट तो वो थी भाई, वो डाकू गिरोह में थी। आप क्या सोचते हैं कि, आप मुझे ये बताइए कि भेमई कांड में 20 लोग मरे, तो ऐसे तो पता नहीं कितने उन्होंने कांड किए हुए हैं। जब वो डेकॉइट थी तभी तो उनके ऊपर जो है 64 केसेस थे, हर केस में 2 लोग 4 लोग मरे हुए हैं, पता नहीं कितने 100 लोगों को मारा हुआ था जी। तो चलो भेमई कांड तो उन्होंने, अगर मैं आपका भी तर्क मान लूँ, इसलिए कर दिया चलो आपके हिसाब से कि भाई उनके साथ अत्याचार हुए, और जो उसके अलावा जो 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी मरे हुए हैं, अलग अलग जो डेकॉइटी करी उन लोगों ने, तो उसमें भी तो बेगुनाह लोग मरे हुए हैं, कई 100 लोग मरे हुए हैं, है ना। तो वो तो फिर मुलायम सिंह यादव जी ने उनके जब केसेस हैं तो वो वापस लिए तब, वरना केस तो थे ही उनके ऊपर बहुत सारे, और सभी डेकॉइटी में जो है मर्डर थे। तिहाड़ में आते हैं फिर जी।
तो क्या ये सच है कि तिहाड़ जेल में, तिहाड़ में मत जाइए। तिहाड़ में बात रही है। शेर सिंह जी, क्या ये सच है कि जब आप तिहाड़ में बंद थे उसी दौरान आपको ये ख्याल आया कि मुझे अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लानी है? अचानक ये ख्याल क्यों आया, पहला सवाल। और क्या ये भी सच है कि आपने तिहाड़ जेल में बंद कुछ अफगानी आतंकियों से इसके बारे में बात की तो उन्होंने ये चैलेंज किया कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, तो फिर आपको लगा कि नहीं अब तो करके दिखाना है? सच्चाई क्या है? क्या है कि उस समय, पहले थोड़ा इसके पीछे चले जाते हैं। ठीक है। क्या हुआ कि 1999 में कंधार हाईजैक हुआ, IC 814। हाँ, तो जब वो जो हमारा जो प्लेन था जब हाईजैक करके कंधार ले जाया गया, तो उस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह जी, उसको लेकर जब वो वापस आए इंडिया, तो फिर तब उन्होंने बताया कि भाई जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी जो समाधि है वो अफ़गानिस्तान में है और जूते चप्पल उनके ऊपर रख के बड़ा बेइज्जत किया जाता है, और ये हमारे पूरे देश की बेइज्जती है, क्योंकि वो जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं वो हम सभी के आइडल हैं जी। तो जब ये उनका बयान आ गया तो उसके बाद क्या हुआ कि एक डिमॉन्स्ट्रेशंस जो है वो जो सामाजिक संगठन थे जी। वो लोग करने लगे। तो आए दिन अखबार में, टीवी में न्यूज़ आती थी कि भाई ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई वहाँ से समाधि को वापस लाया जाए जी। उनकी मिट्टी वापस लाई जाए जी। तो उस दौरान जब मैं सन 2001 में जेल चला गया तो ऐसे ही एक दिन न्यूज़पेपर आया, तो मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर। पेपर मिलता है तिहाड़ में? हाँ, पेपर मिलता है। तो क्या होता है वहाँ पे, क्योंकि मैं हाई रिस्क वार्ड में था, तो हाई रिस्क वार्ड में क्या होता है कि अधिकतर टेररिस्ट हैं या तो किसी का मान लीजिए काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है वो है। तो हम लोग जो है एक साथ ही बैठकर वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते थे। जैसे वहाँ पे उर्दू का, पंजाबी का, इंग्लिश का, हिंदी का, ये सारे न्यूज़पेपर आते हैं। ठीक है। तो जो उर्दू का पढ़ना चाहता है उर्दू का पढ़ता है, सरदार जी हैं तो पंजाबी का पढ़ते हैं, तो कोई इंग्लिश का, हिंदी का। तो मैंने पढ़ा अखबार में, तो मैंने कहा यार ये आरएसएस ने तब वो डिमॉन्स्ट्रेशन किया था कहीं पर दिल्ली में कि भाई समाधि को वापस लाना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस समय प्रधानमंत्री थे देश के जी। तो अटल जी ने भी एक बार लोकसभा के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि जब वो विदेश मंत्री थे तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी वहाँ पे समाधि के पास जाने के, बट वहाँ की सरकार ने उनको अलाउड नहीं किया था। ठीक है। तो ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में एक बार रखी थी। तो तब मैंने जब वो न्यूज़ में पढ़ा कि आरएसएस वाले डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई अब तो भारत सरकार इसको वापस ले आएगी, क्योंकि अटल जी की भी ऐसी इच्छा है और आरएसएस भी उसी का विंग है, तो वो लोगों की भी इच्छा है, तो ये अब भारत सरकार इसको वापस लाएगी। ठीक है। तो मेरे साथ दो टेररिस्ट थे उस समय, गयूर खान और ताज़ा खान। तो वो तालिबानी टेररिस्ट थे, वो कहने लगे, हंसने लगे वो मेरी बात सुन के, कहने लगे कि ये आपकी सरकार जो है ना, भारत सरकार कभी नहीं ला सकती, और आप तो आलू खाने वाले लोग हो, ये तो हम ही हैं जो अफ़गानिस्तान से आके यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर भारत सरकार नहीं करेगी तो मैं जाऊँगा। तो वो और हंसने लगे, कहने लगे कि हमारे इतने बड़े संगठन हैं, हम लोग तिहाड़ जेल से नहीं निकल पा रहे हैं, तो पहले आप वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप तिहाड़ से ही निकल के दिखा दो। तो मैंने कहा चलो तिहाड़ से भी निकलेंगे और वहाँ भी जाएंगे। तो फिर ये मुंह से निकल तो गया, लेकिन क्या है जेल में आप क्या ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर आपकी मजाक वहाँ पे खूब मनाई जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और फिर अगले दिन उसको मिले नहीं और अपना मोबाइल जो है बंद कर दिया। वहाँ तो सुबह उसी का चेहरा देखना है जी। और एक दो दिन नहीं देखना, 10-10 साल से, 20-20 साल से लोग वहीं पर ही बंद हैं। तो अब अगले दिन जब उठे तो उन्होंने कहा हाँ भाई राणा जी तिहाड़ से कब जा रहे हो। तो अब क्या है कि फिर मैंने एक माइंड मेकअप करना शुरू किया। पहले तो ईगो पे ले लिया आपने, फिर माइंड मेकअप किया? हाँ, मतलब पहले तो ईश्वर ने मेरे जबान से वो निकलवा दिया। ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, रियलिटी ये है कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, ना मैं कोई उतना बुद्धिमान हूँ, ना ही कोई मेरे बस का था कि मैं तिहाड़ से निकल जाता। मैं अभी भी जब दिल्ली में घूमता हूँ, तिहाड़ के बाउंड्री वॉल के बाहर से जब कभी इधर उधर जाता हूँ,
तो मैं खुद अपने से ही क्वेश्चन करता हूँ कि यार शेर सिंह तू यहाँ से निकल कैसे गया। तो मुझे खुद ही नहीं मालूम है कि कैसे मैं वहाँ से निकल गया। तो क्योंकि वो जो सर्वशक्तिमान है उसने ये करवाना था ईश्वर ने, तो पहले मेरे मुंह से ऐसा निकला और फिर इस तरह के प्लानिंग माइंड में वो डालते चले गए कि वो चीज़ सन 2004 में 17 फरवरी को मैं तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ। और ये जो एस्केपिंग है तिहाड़ जेल से, ये हमारे देश की सबसे बड़ी एस्केपिंग मानी जाती है। क्योंकि क्या है कि ये जो इससे पहले भी तिहाड़ से एक बार एस्केपिंग हुई है चार्ल्स शोभराज की, बट उस एस्केपिंग में क्या है कि धोखेबाजी थी। जैसे कि वो क्या है, कैदी था तो वो डीओडी में काम करता था, ठीक है, जैसे कि कैदी लोग करते हैं। हाँ। तो जैसे कई सालों से वो वहाँ पे काम कर रहा था, तो उसने जो है अपना विश्वास जीत लिया और उसने कहा कि भाई एक जन्मदिन है आज किसी साथी का, तो बाहर से जो है खाने पीने की चीज़ें ले आओ। तो जो जेल के सिपाही वगैरह थे उन्होंने ला के दे दी। तो जेल का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल से उन्होंने नींद की गोलियां काफ़ी सारी इकट्ठी की हुई थी, तो वो पीस के उन्होंने उस खाने में जो केक या जो चीज़ें थी उसमें मिला दी। और मिलाने के बाद जो है वो जेल में जो स्टाफ होता है जो ड्यूटी के अंदर बाहरी की तरफ, तो उनको खा लिया उन्होंने उसके विश्वास में, तो वो सब नींद में चले गए। तो चार्ल्स शोभराज और जो उसके कुछ साथी थे वो लोग जेल से बाहर चले गए। ये कब की बात है? ये तो 80s की बात है, तब शायद किरण बेदी शायद तब डीजी थी मुझे लगता है। ठीक है। फिर क्या है कि और जो मेरी जो एस्केपिंग है मैं उस पे आऊंगा, हाँ, लेकिन उससे पहले बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ में ये बोलते हैं कि 2 टेररिस्ट के साथ मैं रहता था। तो जिन 2 टेररिस्ट के साथ आप रहते थे वो आजकल कहाँ हैं? जब अब तो वो शायद छूट गए हों, वापस उनको उनके देश में भेज दिया हो। अच्छा। और मैं 2 टेररिस्ट के साथ नहीं रहता था। हाँ। इंडिया के जितने भी टेररिस्ट हैं मैं करीब करीब सभी के साथ रहा हूँ। अभी बात होती है उनमें से किसी से? नहीं बात नहीं होती। वो अपना वो उनमें कई लोग तो अभी जेल में ही हैं और कई लोग जैसे कि जो छूटे हैं उनमें से किसी से कांटेक्ट होता है आपका? नहीं, कांटेक्ट में तो कोई नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मतलब कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया हो जहाँ सारे लोग? नहीं ये तो तिहाड़ 2001 नहीं ग्रुप क्या है कि देखो, जो मेरे साथ जो ये पार्लियामेंट अटैक में थे गिलानी जी, हाँ, ये तो प्रोफेसर ही हैं दिल्ली में, तो ये मेरे साथ थे। बल्कि एक बार तो इनके ऊपर एक अटैक हुआ था, तब मैंने ही बचाया इनको बल्कि, और इन्होंने एक किताब लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है ये बात। अच्छा। कि ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे को बचाया। मतलब तो कौन कौन से ऐसे लोग थे, खतरनाक लोग, जिनके साथ आप थे उस टाइम पे जेल में, और कितना समय था आपको तिहाड़ में लगा था? 2001 से 2004? 2004 में तो मैं एस्केप हो गया। हाँ, तो 1 से 4। बट 2006 में मैं दोबारा वापस आया। ठीक है ना। तो पूरे जेल के समय में आप किन किन लोगों के साथ जेल में रहे? देखिए, मैं तो मतलब टेररिस्टों की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई भी ऐसे नाम जिनको हाँ, दुनिया जानती है या फिर जिनका कोई जैसे अफजल है, अफजल गुरु, ठीक है ना। और आपका ये है जो बेअंत सिंह हत्याकांड में थे, ठीक है ना, सरदार जी अपने। और जो है बहुत सारे टेररिस्ट थे, मतलब कश्मीर के बहुत सारे टेररिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे ब्लास्ट, उनके ऊपर मतलब आरोप था। तो कई लोगों को कन्विक्शन हुई, कई लोग एक्यूटल हुए। मेरे सामने कई लोग छूट के गए। ये गिलानी जी मेरे सामने ही छूट के गए और मेरे सामने ही जेल आए थे पार्लियामेंट अटैक में सन 2001 में। तो कई लोग रहे, मतलब जितने भी टेररिस्ट हैं, मतलब 2001 से और 2016 तक जो भी व्यक्ति, ये था इंडियन मुजाहिदीन का, ये अपना क्या नाम है इसका, वो जो IM का हेड था, बल्कि उसको जो है मतलब एक थप्पड़ भी लगा दिया था मैंने, तो वो उसमें केस में मतलब वो हो गया था हमारा। आपको, आप जब फर्स्ट टाइम गए जेल में तो ऐसा कैसे हुआ आपका वेलकम वहाँ पे? मतलब क्योंकि क्या होता है, कोई ऐसे जाता है, क्योंकि आपने एक तरफ कहा है कि आपने डिनाई किया है कि वो हत्याकांड में आप शामिल नहीं थे, लेकिन फिर जब आप जेल जाते हैं तो लोग कैसे देखते हैं? क्या हुआ कि मैं जिस दिन मैं गया जेल, जो फर्स्ट डे था मेरा, तो अधिकतर जो है शाम को ही
एंट्री होती है जेल के अंदर। ठीक है, कोई कारण उसका? बस कारण क्या, एक्चुअली क्या है, जब पुलिस जो है वो आफ्टर लंच जो है उसको कोर्ट में पेश करेगी, तो 3 बजे के आसपास पेश करेगी, फिर कागज की लिखा पढ़ी होगी, मतलब 5 बज जाते हैं, ठीक है। 4-5, फिर वो जेल तक जाने में मतलब शाम के 6-7 बज जाते हैं। ठीक है। तो शाम को ही फिर अधिकतर जो है वो जेल में एंट्री होती है नए लोगों की। तो जेल का सिस्टम तब अभी भी उससे मिलता जुलता ही है। तो ये था कि जो आपकी नाम राशि है, मतलब जिस अल्फ़ाबेट से आपका नाम स्टार्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जेल तय होती थी। ओके। हाँ, जो तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल क्या है कि वो कोई सिंगल जेल नहीं है, उसका नाम तिहाड़ है, बट उसके अंदर 8 जेलें हैं। ठीक है। सेंट्रल जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3, नंबर वाइज जेल है। तो जो एस राशि के लोग हैं, जो कि मेरा नाम शेर सिंह राणा है, तो उनके लिए जेल नंबर 1 थी, सेंट्रल जेल नंबर 1। तो उसी में मैं गया था। तो उसकी जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है, तो उसमें जो है फर्स्ट डे ही उन्होंने मुझे उसमें शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। तो अब क्या है कि क्योंकि मैं 14 दिन के रिमांड से वहाँ गया था, तो कपड़े वगैरह पूरे गंदे हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे तो आपको नहाने का या किसी तरह का कोई सहूलियत मिलेगी नहीं रिमांड के दौरान। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो नेक्स्ट डे जो है, अब जब तक आपके घर के लोग या कोई रिलेटिव या कोई भी मिलने के लिए नहीं आएगा, तो आपके पास जो है कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे, अच्छा मैं चाय नहीं पीता, मैंने लाइफ में कभी चाय नहीं पी। तो क्या हुआ कि सुबह सुबह 6 बजे जेल में चाय और 2 ब्रेड पीस मिलते हैं। तो जब फर्स्ट डे में उठा, तो एक जो पूरा ब्लॉक था उसमें एक ही बंदा था। मेरी सेफ्टी के लिए उन्होंने पूरे ब्लॉक में अकेले मुझे रखा था, और एक और था उसमें पहले, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस में आप थे हाँ, इसलिए। हाई प्रोफाइल केस था। तो फिर सुबह सुबह जब मैं उठा, तो वो आया मेरे पास, कहने लगा कि चाय पी लीजिए। मैंने कहा भाई चाय तो नहीं मैं पीता। तो कहने लगा कि नहीं नहीं पी लो, फिर कुछ मिलेगा नहीं, फिर खाना ही मिलेगा सीधा दिन में। तो मैंने कहा भाई वो ठीक है, बट मैं तो कभी चाय नहीं पी लाइफ में। तो उसने कहा राणा जी, अगर नहीं पी तो अपनी आदत को बदल लो। तो कहने लगे कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सब आपके तरह ही होते हैं, और शुरू में चाय नहीं पीते, लेकिन थोड़े दिन के बाद जो है वो यहाँ पर चरस भी पीते हुए पीने लगते हैं जी। तो मैंने कहा चलो भाई, अगर ऐसा टाइम आएगा तो तब देखेंगे, बट आज तो मैं कंट्रोल कर ही सकता हूँ एटलीस्ट, तो अभी तो नहीं मैं पीऊँगा। तो फिर मैं इतने साल जेल में रहा, तो हमने कभी नहीं पी चाय, कभी नहीं पी? नहीं, मैंने आज भी नहीं पी, बाहर आने के बाद भी नहीं पी, लाइफ में नहीं पी कभी। पर जब कोई नया कैदी आता है तो बाकी कैदी उसको परेशान करते हैं, फिल्मों में कैसे दिखाया जाता है, तो वैसा भी आपके साथ भी हुआ था क्या, कैसे? देखो ऐसा होता भी है और ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो मेरे साथ नहीं हुआ, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि क्या कारण ऐसा था कि एक बड़े केस में आप आए हो तो लोग डर भी रहे हैं आपसे, ऐसा भी था क्या? थोड़ा थोड़ा ऐसा भी होता है। और क्या होता है कि जेल में भी ग्रुप्स हैं, है ना, जेल में भी विचारधारा है। जैसे कि हाई रिस्क वार्ड है, उसके अंदर 3 वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है। एक तो होंगे जो टेररिस्ट एक्टिविटी केसेस में होंगे, तो उनका सबका अपना ग्रुप है एक, है ना। और फिर उस टेररिस्ट एक्टिविटी ग्रुप में भी अलग अलग लोग हैं। मान लीजिए कोई कश्मीरी आतंकवादी है, कोई जैसे अभी इंडियन मुजाहिदीन का चला था, तो वो लड़के अधिकतर उसमें जो है IM वाले बिहार के और अपना ये महाराष्ट्र के और केरला साइड के लड़के थे। तो मान लीजिए अब उनके ग्रुप का कोई बंदा आया तो वो उसको अपने साथ ले लेंगे। और एक जो है जो थोड़े मतलब माफिया टाइप के लोग हैं, वो लोग भी रहते हैं, तो उनके ग्रुप का या उनके कोई पक्ष के ग्रुप का बंदा आया तो वो उसको अपने साथ रख लेते हैं। अब क्या है कि मैं एकदम न्यूट्रल पर्सन था, ना मेरा किसी माफिया से मतलब, ना मेरा किसी टेररिस्ट व्यक्ति से मतलब। तो मुझे, क्योंकि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं था, तो मुझे ऐसा किसी ने परेशान भी नहीं किया। और फिर थोड़े दिन के बाद तो सब, क्योंकि एक साथ ही बैठते हैं खाते हैं, तो फिर जो है कोई मतलब इस तरह की बात रहती नहीं है आपस में। जी। फिर जब आपने ये डिसाइड किया कि तिहाड़
से निकल कर जाना है अफगानिस्तान, तो भागने की प्लानिंग कैसे बनाई? क्योंकि एशिया की सबसे सख्त जेल माना जाता है तिहाड़ को, कि आज तक शायद 2-3 लोग ही तिहाड़ को चकमा देकर भागे। 2 ही लोग। हाँ। एक चार्ल्स शोबराज की बात हाँ, आपने की, हाँ, और दूसरे आप। हाँ। तो ये कैसे, क्या प्लानिंग थी और क्या हुआ था, ये जरा बताइए। देखो, मैंने आपसे पहले ही बताया कि मेरी तो कोई इसमें हैसियत नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा थी। मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आया कि वो जो हालात थे वो खुद ब खुद वैसे बनते चले गए। क्या है कि जैसे दिमाग में कुछ प्लानिंग्स आई तो वो क्या एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। क्या क्या सोचा था आपने? जैसे मैं पहले मैंने सोचा बाय फोर्स भागता हूँ, तो लेकिन क्या है कि मेरे साथ अब तब मेरे इतनी समझ नहीं थी, हम ऐसे ओपनली डिस्कशन कर लेते थे। तो मेरे को याद है कि डी कंपनी का एक बंदा था, तारिक नाम था उसका, वो भी था मेरे साथ ही। और एक जो है, एक और दूसरा गैंग है, बबलू श्रीवास्तव, उसका एक बंदा था। तो वो मुंबई जाता था कोर्ट डेट पर। ये बबलू श्रीवास्तव के गैंग का व्यक्ति जो है लखनऊ जाता था और मैं हरिद्वार जाता था। तो वो लोग भी भागना चाहते थे, तो वो हम लोग बोलते थे भाई आज भाग जाएंगे, आज भाग जाएंगे। अच्छा। तो क्या हुआ कि जैसे हम कहते थे भाई आज तो चला जाएंगे हम, तो क्या हुआ कि किसी ने मेरी शिकायत कर दी। तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि भाई आपके लिए एक लेटर डीजी को लिखा है कि भाई ये जो है भागेगा, ये स्केप होएगा जेल से। तो क्या है कि मेरी जो सिक्योरिटी थी वो क्या है ट्रिपल कर दी। अच्छा। तो वो जो प्लानिंग थी बाय फोर्स भागने की वो फेल हो गई। ठीक है। क्योंकि इतनी सारे पुलिस वाले जाने लगे, और फिर क्या है मेरे को पर्सनल वैन कर दी उन्होंने। जो पुलिस की वैन होती है ना, तो वो एक तरीके से पिंजरा होता है, कभी अंदर से भगवान आपको ना दिखाए, वो क्या होता है अंदर ही लॉकअप होता है। जो आप देखते हो ना सड़क पे भी देखते हो कभी कभी, जो जेल वैन होती है। ठीक है। जेल वैन क्या होती है, अंदर जो है एक पिंजरा होता है, जैसे जानवरों को बंद करते हैं ना, तो ऐसे ही जो है एक्यूज्ड को उस पिंजरे के अंदर बंद करके लॉक कर देते हैं। ठीक है। तो वो मतलब गाड़ी को आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी उस गाड़ी से कोई निकल नहीं सकता। और फिर आपके साथ मेरी जो सिक्योरिटी थी उसमें 14 पुलिस वाले उन्होंने लगा दिए। तो फिर बाय फोर्स तो वो चीज़ संभव थी नहीं। फिर दूसरी प्लानिंग करी, है ना, वो भी फेल हो गई। फिर बस ये जो जिस प्लानिंग जो सक्सेस हुई, जिससे मैं निकल गया, तो ईश्वर ने उसमें सहायता कर दी। क्या थी वो प्लानिंग? वो ये थी, जैसे मैंने बताया कि मैं कोर्ट डेट्स पर जाता था हरिद्वार। तो क्या हुआ कि सुबह 6 बजे के बाद, तिहाड़ जेल का नियम है कि सुबह 6 बजे के बाद ही वो किसी एक्यूज को पुलिस को देते हैं कोर्ट में पेश करने के लिए। और शाम के 5 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद। शाम को 5-6 बजे के बाद किसी को देते नहीं है, सुबह के 6 बजे तक। ठीक है। तो मुझे सुबह कोर्ट डेट में पेश करने के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो लेकर जाती थी। तो हमने क्या किया कि अपने साथियों से उन लोगों को पुलिस की ड्रेस पहनाई और पुलिस वाला बना के, वो लोग जो असली पुलिस वाले थे उनसे पहले जो है वो गाड़ी लेकर जो है आ गए अंदर, बाहर से। नकली गाड़ी, नकली पुलिस। हाँ, नकली गाड़ी। और ये मैसेज कैसे पहुंचाया उन तक? इसके लिए तो एक टाइम लगा, मतलब प्लानिंग बनी है। हाँ, ये डेट होगा, हाँ, ये टाइम होगा। हाँ। और किस तारीख पर आपको ले जा रहे हैं वो तारीख आपको पता थी? जाहिर सी बात है। 17 फरवरी 2004। हाँ। तो आपके साथी बाहर सेट थे फुल की, हम आएंगे। हाँ। तो वैन बाहर से ही आती है लेने या अंदर कहीं? नहीं, ये जो है इसमें तिहाड़ का तो हर जेल का सिस्टम है। जो जैसे यहाँ पर विकासपुरी पुलिस लाइन है, ठीक है, तो वहाँ से पूरे तिहाड़ के जितने भी लोगों को पेश करना है उसके लिए वहाँ से ही गारज जाती है। अच्छा। वहीं से ड्यूटी लगती है। ये किसने पता लगाया? नहीं, ये तो सभी को पता है। सभी। हाँ, क्या है कि इसके लिए पूरी बटालियन है।
अच्छा। मतलब हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम और है। आपके बाद तो अब वो और सख्त हो गए होंगे वो लोग कि ऐसा, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक चीज करी है आपने, जो कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि एकदम ही फिल्मी। तो कितने बजे आ गए वो लोग उनसे पहले, असली पुलिस वालों से पहले? क्या हुआ कि जो असली पुलिस वाले हैं उनका जो टाइमिंग रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6:15 से और 6:45 तक वो लोग आते थे, ठीक है, जो असली वाले हैं। ठीक है, मतलब अधिकतर आते थे 6:30 से 6:45 तक। ठीक है, तो मैंने अपने बंदों से कहा कि आप आना 6:15 से 6:30 के बीच में। जल्दी भी मत आ जाना कि शक हो जाए। हाँ, उससे पहले तो वो देंगे भी नहीं। ठीक है। 6 बजे से पहले तो देंगे ही नहीं, हाँ। अकॉर्डिंग टू लॉ। 6 बजे के बाद देंगे तो एकदम से आ जाएंगे तो भी शक हो सकता है। तो मैंने कहा 6:15 बजे आना है और 5 से 10 मिनट लगेंगे जो पेपर वर्क कंप्लीट करने में। तो 6:30 से हमें पहले बाहर चले जाना है, उसके बाद फिर असली वाले कभी भी आ सकते हैं। तो क्या हुआ कि मैं 6 बजे अपने वार्ड से डीओडी में आ गया। तो पहले तो वो डीओडी वाला मुझे अंदर ना ले, उससे बड़ी मैंने बस बताना ठीक नहीं है यहाँ पे, जैसे ऐसे रिक्वेस्ट वगैरह करी, उसने मेरे को अंदर ले लिया। अब क्या है कि घड़ी की तरफ मेरी निगाह। डीओडी का क्या है, फुल फॉर्म क्या है सर? डीओडी एक्चुअली क्या है कि जो आप किसी भी जेल का जो फ्रंट पोर्शन देखते हो ना, जहाँ पे सुपरिटेंडेंट या जेल ऑफिसर्स बैठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जेल में जो है 2 गेट्स होते हैं। ठीक है, एक तो फ्रंट जो आपको दिखता है, और जैसे कि करीब 50 फुट का वो हॉल टाइप का होता है, और फिर दूसरा गेट होता है, ठीक है, जो कि जेल के अंदर खुलता है। ठीक है। तो जब बीच में एक लंबा गैप होता है। हाँ, वो एक 50 बार गया हूं मैं तिहाड़, हाँ, क्रिकेट मैच खेलने। बस वो जो 50x50 का वो जो एक एरिया होता है ना, हाँ, जो एक हॉल टाइप का है, और फिर दोनों तरफ जो है वो ऑफिसर्स के रूम होते हैं जी, सुपरिटेंडेंट के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के, और भी जहाँ पे जो उनका ऑफिशियल वर्क होएगा। तो ये जो 50x50 का एरिया है, इसमें क्या है कि आप फर्स्ट गेट से एंट्री करें तो पुलिस आपको वहीं पर ही जेल वालों को सुपुर्द करेगी। ठीक है। जेल वालों को सुपुर्द करके पुलिस वाला बाहर चला जाएगा और जेल वाले अंदर ले जेल जाएंगे। वाले उसको अंदर छोड़ देंगे, मतलब अंदर लेकर जाएंगे दूसरे गेट पर। तो ये जो दरबान होता है, उस एक ही व्यक्ति के पास दोनों तालों की चाबी होती है, कभी भी एक बारी में दोनों ताले नहीं खुल सकते। क्या डिटेलिंग है मतलब। हाँ, तो मतलब ये डिटेलिंग में कितना समय लगा आपको? नहीं, ये तो सभी को पता होता है जो वहां रहे हैं इतना समय। अच्छा, ठीक और फिर ये निगाह की बात होती है। मैंने किरण बेदी मैडम का इंटरव्यू देखा था जब मैं एस्केप हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो जिस डीजी वही थी उस समय? नहीं, वो नहीं थी, वो नहीं थी। तब तो अग्रवाल जी थे। और गुप्ता जी तब भी थे कि पीआरओ? हाँ, गुप्ता जी पीआरओ थे। पीआरओ थे ना, हाँ, क्योंकि वो तो जन्मजात पीआरओ हैं वहाँ के। अब तो तो जैसा कि retire मैंने हो गए। बताया, मैं भी एक बार तिहाड़ गया हूँ, हाँ हाँ अच्छे कॉज के लिए गया हूँ। हाँ हाँ तो कैदी 11 उनकी एक क्रिकेट टीम थी। हाँ, तो बिल्कुल। गुप्ता जी से मेरी रेडियो पे बात हुई, तो हाँ, गुप्ता जी ने कहा कि रौनक क्रिकेट का बहुत बात करते हो, हमारे प्लेयर से भिड़ो। तो मैंने बोला आपके कौन से प्लेयर? तो उन्होंने कहा तिहाड़ में हमारी तिहाड़ 11 है, हाँ हाँ, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट बना तो मैंने बोला अच्छा। हाँ। तो फिर मैंने बाहर से 11 लोगों की टीम बनाई, सबको तिहाड़ में ले गया, क्रिकेट खेला, और फिर वहां पे खाना भी खाया। उन्होंने कहा एक बार जन्म में जेल का अगर आप खाना खा लेते हो तो फिर आपको दोबारा खाना नहीं पड़ता है। तो ये जिंक्स भी ब्रेक कर लेते हैं। और उस टाइम वो ठप्पा लगाते थे कि जो बाहर से आ रहा है हाँ, उसको वही वो अभी भी है। अभी सारा रूल वही है। हाँ, ये वाला रूल्स तो पहले सब मतलब अभी भी है। क्या है कि जब उस फर्स्ट गेट से आप एंटर करोगे तो स्टैंप तो आपके इसलिए लगाई कि भाई जिससे एक अलग पहचान रहे कि भाई आप जो है एक्यूज नहीं हो। अक्यूज नहीं हो। हाँ, तो फिर आपने देखा होगा फिर दूसरा गेट खुला होगा। करेक्ट। फिर जब दूसरा गेट खुल के अंदर जाएंगे तो तब तो बहुत बड़ा ग्राउंड और बहुत सारी है ना, फिर बहुत सारे कमरे, बिल्डिंग्स। हाँ, सही बात है ना। तो ये जो डीओडी है, हाँ, इस डीओडी में सिर्फ वही व्यक्ति आएगा, वही कैदी या वही एक्यूज आएगा जो या तो वहां पर काम करता है या फिर उसकी कोर्ट डेट है। तो अदरवाइज उसका वहां पे कोई आने का मतलब नहीं है, वो फिर अपने बैरिक में या सेल में अंदर रहेगा। ठीक है। तो क्योंकि कोर्ट डेट थी मेरी तो मैं आ गया। तो हमेशा आप देखना डीओडी में जो है एक बड़ी घड़ी लगी रहती है, ठीक है। जहां पे जो फर्स्ट गेट है ठीक उसके ऊपर। तो मैं घड़ी को देख रहा था, तो 6:15 बजे, 6:30 बजे, 6:35 हुआ। पहले मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था
जल्दी आओ जल्दी आओ, 6:15 बजे जल्दी आओ, 6:30 बज गए जल्दी आओ। जैसे ही 6:45 बजे मत आओ, तो मैंने कहा भगवान मत आओ मत भेजो मत भेजो, क्योंकि किसी भी समय असली वाले भी दोनों एक साथ आ जाएंगे, आने वाले थे। हाँ। और तो फिर मैंने सोचा भाई आज ड्रॉप हो जाए तो अगली बार कर लेंगे, क्योंकि अगर एक बार प्लानिंग फेल हो गई फिर तो संभव नहीं है भविष्य में कभी। लेकिन ईश्वर की इच्छा थी और वो लोग आए 6:40 पे। अब मेरे जो थे साथी वो आए, तो आने के बाद अब बहुत मतलब जल्दी जल्दी से सारे पेपर वर्क को डन करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वे एनी टाइम असली वाले आ सकते हैं। तो अब जो हथकड़ी थी बल्कि वो एकदम बिल्कुल नई लेकर आए हुए थे, एकदम चमचमा रही थी। अच्छा। तो जो एक दूसरा पुलिस वाला था जो किसी और को लेने के लिए आया हुआ था, उसने उससे पूछा कि भाई ये हथकड़ी कहाँ से लाया है, एकदम चमचमा रही, हमें तो VPL वाले पुरानी सी थमा देते हैं, तेरे को तो एकदम नई दी बिल्कुल। तो अब क्या है ना, मैंने सोचा कहीं अपना बंदा डर ना जाए, भाई है तो नकली पुलिस वाला ना। तो मैंने ही हर जगह पे जो है कुछ जवाब वगैरह जो देने थे जी, वो दे दिए। तो उनका क्रॉस चेक नहीं किया क्या कि पुलिस वाले कैसे, उनकी आईडी वाईडी उन्होंने बनवाई होगी नकली जो भी होगा, या उनको चेक नहीं करते? नहीं चेक किया, हाँ, वो चेक किया उन्होंने। हाँ, तो वो तो उनको समझाया हुआ था क्या बोलना है, तो वो तो एक मतलब, और फिर आईडी वगैरह तो सब थी जी। तो उसके बाद फिर बाहर गया तो हम निकल गए। निकलने के बाद जो है फिर असली वाले आए बाद में। तो ये बात मुझे तब तो नहीं पता चली, क्या हुआ कि 2.5 साल के बाद जब मैं दोबारा सरेंडर करके वापस आया तो मुझे वो इंस्पेक्टर मिले, लांबा जी थे। वो कहने लगे शेर सिंह मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं सर। कह रहे यार जिस दिन तुम एस्केप हुए ना उस दिन मेरी ही ड्यूटी थी। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे कि उस दिन यार तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया रही। मैंने कहा क्या हुआ सर? कह रहे यार उस दिन हम 6:30 बजे आ जाते वहाँ। अच्छा। तो कह रहे यार हमारी गाड़ी पंचर हो गई कह रहे पंचर हो गई तो वो गाड़ी को चेंज करने में जो है आधा पौन घंटा लग गया। और कह रहे हम आए वहाँ पे 7 बजे के बाद। तो कह रहे गाड़ी पंचर कराई थी या तुमने ही कराई थी या खुद ही हुई? तो मैंने कहा सर ये तो हनुमान जी ने कराई होगी, मंगल का दिन था तो आपने अपने साथियों को नहीं डांटा, लेट कहाँ हो गए बे? नहीं देखो उस समय इतना तो फिर बाहर आके तो बातचीत हुई, पर ये बट क्या है कि जब सक्सेस मिल जाती है जी, तो हर तरह की जो खराबी है वो उसमें छुप जाती है। तो ये कौन थे लोग? ये आपके पक्के मित्र थे या हायर किए थे, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे थे? कौन थे जिन्होंने छुड़ाया आपको? ये मतलब आप अपने छोटे भाई मान सकते हो, साथी हैं। तो उसमें बाद में वो अरेस्ट भी हुए फिर इस केस में। अच्छा। और फिर बाद में उन्होंने इसमें थोड़ी सजा भी काटी उसकी जो इन लोगों ने किया, फिर वो छूट गए बाद में। ये जो है जो मतलब मैंने बताया कि वो लेट हो गए, क्या हुआ कि जब वो लेट पहुंचे ना पुलिस वाले तो उन्होंने कहा भाई शेर सिंह को दो। असली पुलिस वालों ने? असली वाले, ठीक है। तो जो वहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे जो ड्यूटी ऑफिसर थे, उन्होंने कहा भाई कितने शेर सिंह चाहिए तुम्हें, अभी तो लेके गए यार थोड़ी देर पहले। तो वो कहने लगे कि भाई हम तो नहीं ले गए। तो उनमें आपस में लड़ाई हो गई वहाँ पर। अच्छा। अब लड़ाई हो गई तो उन्होंने फिर VPL में वापस फ़ोन किया कि भाई ये जेल वाले तो कह रहे हैं कि शेर सिंह को तो लेकर चले गए पुलिस वाले, क्या किसी और की ड्यूटी लगाई थी क्या हमारे अलावा? तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे अलावा कैसे की ड्यूटी लग जाएगी, वो तो तुम ही लोगों को लाना था। तो फिर जो है इन्होंने FIR दर्ज कराई। और मजे बात है कि शुरू में जेल वालों के खिलाफ लिखवाई। अच्छा। हाँ, सबसे पहले पुलिस वालों के खिलाफ पुलिस वालों ने FIR दर्ज करवाई कि भाई हम लेने गए थे और हमें जेल वालों ने नहीं दिया और कोई जवाब नहीं है भाई कहाँ है। और क्योंकि उस समय तो उन्होंने ये तो कहा नहीं भाई एस्केप हो गया। फिर जो है पूरे जेल के अंदर छानबीन करी उन्होंने कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही चला गया और खोजबीन करी। ठीक है। तो तभी CCTV वगैरह नहीं होते थे ना? नहीं, तब CCTV नहीं थे। ठीक। हाँ, फिर खोजबीन वगैरह करी तो मिलना तो था नहीं मैं। फिर तो तब तक तो मैं काफ़ी दूर चला गया था। जब मैं जेल से निकला जी, तो निकलने के बाद क्या है कि जब मैं जेल में था तो एक सिख भाई था मेरे साथ, नाम तो अब मुझे ध्यान नहीं है।
तो मैंने क्या है कि जेल में अपनी दाढ़ी जो है खूब बढ़ा ली थी। तो और पगड़ी बांधना मैंने सीख लिया था। तो जब वो पगड़ी बांधने मुझे सिखा रहे थे तो वो मुझसे बोलते रहते थे, भाई राणा जी पगड़ी बांधना सिखा रहा हूँ आपको, सरदारों का नाम कुछ खराब मत कर देना। ठीक है। तो मैं उसको बोलता था, अरे भाई सरदार तो हमारी शान है, कभी भी पगड़ी का अपमान कर दें ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो क्या हुआ कि जब मैं एस्केप हो गया तो जेल वालों ने पूछताछ, और पुलिस वाले आगे बहुत, मतलब क्राइम ब्रांच और दूसरे सेल, तो उन्होंने पूछताछ जारी करी। तो उन्होंने बताया कि भाई शेर सिंह जो है 1 महीने से पगड़ी बांधना सीख रहा था। तो पॉसिबल है कि वो जो है सरदार जी बन के, मतलब अपने आप का चेहरा जो है उसने चेंज कर लिया। ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैं गया बाहर, तो एक सबसे पहले मैं एक बार्बर के शॉप में गया, नाई की दुकान पर, और तो मैंने कहा भाई एक काम करो, मेरी शेविंग कर दो। ये दिल्ली में ही हुआ? नहीं, ये दिल्ली से बाहर जाके। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ये मेरा अगला ही सवाल था। हाँ, कि जब आप जेल से निकले तो हाँ, आपको क्या ये पता था कि कहाँ कहाँ जाना है? क्या ये प्लानिंग कर रखी थी? और फिर अफगानिस्तान तक की यात्रा, कोलकाता से शायद बांग्लादेश होते हुए हाँ, आप पहुंचे। हाँ। ये बताइएगा प्लीज। तो क्या हुआ कि मैं इधर बाहर निकल गया, तो सबसे पहले मैं एक नाई की दुकान पे गया। तो वहाँ पे जब उसकी सीट पर बैठ गया तो उस समय न्यूज़, मुझे याद है आज तक पे जो है वो मेरी न्यूज़ चल रही थी, और वो लोग जो है मतलब मेरे चेहरे दिखा रहे थे अलग अलग कि ये सरदार जी भी बन सकता है, ये मतलब ऐसा दिखेगा ऐसा दिखेगा, जैसे तो 8-10 तरह के अलग अलग चेहरे बना के कंप्यूटराइज्ड, और वो दिखा रहे थे। तो जब उसने मेरी शेविंग करी तो उसने मेरे से कहा कि ये भाई साहब मूंछों का क्या करना है। मैंने कहा भाई साफ कर दे मूंछ। उससे पहले मैंने लाइफ में कभी मूंछ नहीं कटवाई थी। ठीक है। तो उसने कहा भाई साहब लग रहा पहली बार ही कटवा रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार देखता हूँ कैसा लगता हूँ। तो वो क्या बोला, कह रहा देखना भाई साहब ये जो टीवी में आ रहे हैं ना, इनसे शक्ल मिलती है आपकी। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि हाँ यार मिलती होगी, आजकल तो कई लोगों की आपस में मिलती। कह रहा यार ये बताओ जरूर कोई मिली भगत है और तिहाड़ जेल से निकल गए। तो वो मतलब मैं उसके सीट पर बैठा हुआ हूँ और वो जो है कह रहा है कि देखना भाई साहब शक्ल आपकी, उनकी कमेंट्री चल रही है। हाँ, उनकी वो आपस में चर्चा कर रहे जी। और ये कहाँ था, किस लोकेशन पे था? ये मुरादाबाद में था। अच्छा, मुरादाबाद में। ठीक हाँ। है। तो अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने एक चश्मा खरीदा, और चश्मा भी आज तक कभी लगाया नहीं था, तो 0 नंबर का लिया। सीधा पहले दरवाजे से ही टकरा गया सर पर चोट लग गई। फिर बस जो मेरा जो रास्ता तय करना था मुझे, फिर उस रूट पर मैं गया। तो वो प्लानिंग आपने कर रखी थी कि आप ऐसे ऐसे अफगानिस्तान तक पहुंचेंगे, वो क्या? अफगानिस्तान कैसे पहुंचेंगे ये तो प्लानिंग नहीं कर रखी थी। ठीक है। क्योंकि उसकी इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे। बट क्योंकि मैंने आपसे बताया मेरे साथ अफगानी टेररिस्ट थे, कुछ बांग्लादेशी भी थे। ओके। तो क्या है कि मैंने जैसे उनसे हम बातचीत करते थे तो मुझे शहरों के नाम, किस तरीके से जाना है ना, ये सब चीज़ों की थोड़ी नॉलेज बातचीत से थी। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरे लिए सबसे इजी बांग्लादेश जाना था, तो फिर मुझे अपने आप को छुपाना भी था और अफगानिस्तान भी जाना था। क्योंकि भाई पुलिस पीछे पड़ गई। पुलिस ने जो है इनाम 50,000 रुपये का तब जो है घोषणा कर दी। तो कई राज्यों की पुलिस मेरे पीछे लग गई, क्योंकि उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में रेड अलर्ट कर दिया। तो मुझे अपने आप को सबसे सुरक्षित करने के लिए सबसे अच्छी जगह लगी पहले बांग्लादेश। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले पासपोर्ट का बंदोबस्त किया। पैसे सब कहाँ से आए सर? पैसे जो है सबसे पहले तो मेरे फैमिली से ही मिले मुझे। अच्छा। और उनका क्या रिएक्शन था जब आप जेल से भागे? तो वो खुश थे? तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। नहीं, खुश नहीं थे, बहुत परेशान थे। हाँ, उनको भी पुलिस या प्रशासन ने परेशान किया कि बताओ हाँ, आपको? बड़ी नेचुरल बात है। बट उनको पता नहीं था। क्या हुआ कि मैं जेल से जब बाहर निकला और मैंने कॉल किया उनको, तो उन्होंने सोचा जेल से ही कर रहा होगा कॉल या कहीं, क्योंकि कोर्ट डेट थी ना उस दिन। तो बीच में जैसे पुलिस वाले कभी कभी बात करा दिया करते थे, तो वो लोग मिलने के लिए आते थे, खाना वगैरह ले आते थे घर से। तो उन्होंने सोचा कुछ बता रहा होगा भाई खाना कितने लोगों का लाना है। मैंने जो है जब कॉल किया तो एकदम से जो है मेरी माताजी से मेरी बात हुई। तो मेरी माताजी बोलने लगी कि भाई ये तो बड़ा ख़राब
मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, जेल से नहीं भागना चाहिए था। मैंने कहा देखो मम्मी अब तो भाग गया और भाई वापस तो नहीं जा सकता अब तो मतलब जिस काम के लिए मैं निकला हूँ वो काम करके ही वापस जाऊँगा। तो वो कहने लगे कि क्या काम करना है, गलत काम मत करना कोई। तो मैंने कहा अफ़गानिस्तान जाना है मुझे और पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी को वापस लाना है। ये आपने अपनी माता जी से बोला? हाँ, मैंने माता जी से बोला और मैंने कहा मुझे जो है पैसों की ज़रूरत पड़ेगी इस काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ख़राब काम मत करना। तो फिर मेरे को थोड़ी पैसों से घर के लोगों ने हेल्प करी। ठीक है। 2003 के आसपास जब आप बांग्लादेश गए थे? नहीं, 2004 में। 2004 में। तो और जब वहां से आप अफगानिस्तान जाने का जब प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त तक तो 9/11 भी हो चुका था और अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, तालिबान और नाटो फोर्सेस में लड़ाई भी चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हिम्मत कैसे आई कि अफगानिस्तान जाना ही है, काम करना ही है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ हाँ। कि ना तो कोई मैं मतलब इतना बहादुर हूँ ना इंटेलिजेंट हूँ, ये ईश्वर की इच्छा थी। वरना तो आप सोच लो कि तिहाड़ जेल से निकल के बांग्लादेश जाके फिर दुबई जाके फिर अफ़गानिस्तान जाके और फिर ये पूरी चीज़ खोज के और गजनी से समाधि जो मिट्टी है उनकी वापस ला के सुपुर्द करके गंगा जी में उनकी मिट्टी बहा के और वापस तिहाड़ जेल में आ जाना सुरक्षित। तो ये भगवान की ही इच्छा थी, मेरी डेस्टिनी थी, इसमें कोई मेरी बुद्धि या वो नहीं चली। तो क्या है कि भगवान एक रास्ता बनाते हुए चले गए। कैसे? जब मैं बांग्लादेश गया, पहले तो पासपोर्ट बना मेरा संजय गुप्ता के नाम से। ठीक है। तो फेक पासपोर्ट बनवाया मैंने। उसकी भी असल में क्या है, हर कहानी में इतनी कहानियां हैं जी कि आप मतलब 24 घंटे भी हम लोग बात करेंगे तो वो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि पासपोर्ट बनाया तो उसका पूरा एक अलग ही एपिसोड है। इतनी मज़ेदार घटनाएं हुई। ये तो वो पासपोर्ट कहाँ बना, किस शहर में बना? ये रांची से बना, झारखंड से। हाँ। तो आप मुरादाबाद से फिर कहाँ गए? फिर मैं बिहार गया। बिहार गए, ठीक है। मतलब मैंने सोचा कि यार ऐसे राज्य में जाता हूँ जो थोड़ा सा जहाँ पैसे का लेन देन करके काम हो जाए अपना। ठीक है। लेकिन वहाँ नहीं हुआ तो फिर झारखंड में हुआ, तब नया नया राज्य बना था। ठीक है। तो रांची से मेरा पासपोर्ट बना। ठीक है। फिर वो पासपोर्ट पे मैंने वीज़ा लिया कोलकाता जाके बांग्लादेश का। ठीक है। फिर मैंने बांग्लादेश जाके एडमिशन ले लिया। बांग्लादेश कैसे पहुंचे आप? बाय रोड। बाय रोड, ठीक है। हाँ, बाय रोड गया। कोलकाता से एक टेट्रोपोल करके बॉर्डर है उधर बांग्लादेश में, उसको बेनापुल बोलते हैं। तो उस बॉर्डर से क्रॉस करके गया तो एक वहाँ पे खुलना करके एक शहर पड़ता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ का वो। तो खुलना में मैं गया। फिर वहाँ जाके मैंने वहाँ का माहौल देखा। जब मैं थोड़ा वहाँ पे एडजस्ट हो गया तो मैंने, क्योंकि मुझे वहाँ पर तब तक रहना था जब तक मैं अफ़गानिस्तान जाने का एक पूरा प्लानिंग और रास्ता तैयार नहीं कर देता जी। तो मैंने वहाँ पर एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके लिए भी कई तिगड़मबाजी और कागजों का इंतज़ाम किया। कॉलेज में स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट। ठीक है। तब तो मैं स्टूडेंट की उम्र का ही था तो नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी थी, इंग्लिश ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया। ठीक है। फिर एडमिशन लेने के बाद में उससे मेरे को ये लाभ हुआ कि मुझे 1 साल का वीज़ा मिल गया। अदरवाइज़ वीज़ा की प्रॉब्लम थी ना। ठीक है। भाई बांग्लादेश वीज़ा लंबे समय के लिए मुझे चाहिए था जिससे कि मैं अपने आप को सेव कर सकूं। इंडिया और बांग्लादेश में यही फ़र्क है कि यहाँ से हम वीज़ा लेके लिमिटेड टाइम तक, लेकिन वहाँ से लोग बिना वीज़ा के भी यहाँ पे बांग्लादेश से हाँ भाई आते ही रह रहे हैं। हाँ, तो चलिए वो अलग मैटर है। हाँ, क्योंकि ऐसा ना हमारी भाषा अलग है तो हमें तो वीज़ा लेके ही जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि फिर मैंने वहाँ पे जो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान एम्बेसी थी, अफ़गानिस्तान जो काउंसलेट था, वहाँ पे मैं गया। पहले तो अफ़गानिस्तान काउंसलेट में गया तो मुझे तब ये पता चला कि तब मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया से, मतलब दिल्ली से, इस्लामाबाद से और दुबई से ही अफ़गानिस्तान जा सकते थे। ठीक है, ये आपको बांग्लादेश में पता चला? हाँ, वरना आप बांग्लादेश से वीज़ा लेके अफ़गानिस्तान जाना चाह रहे थे? हाँ, बट उन्होंने मुझे पता चला कि भाई या तो आपको वाया दिल्ली जाना पड़ेगा
या पहले इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ से आप बाय एयर काबुल जा सकते हो, ठीक है, और या फिर दुबई से आपको काबुल जाना पड़ेगा। मतलब कि आप पूरे वर्ल्ड से अगर मान लो किसी अमेरिकन को जाना है तो वो या तो वाया दुबई जाएगा, पहले अमेरिका से दुबई आएगा या फिर दिल्ली आएगा, तब वो अच्छा पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। ये इसका क्या कारण था? ऐसा वो कोई भी जो एयरलाइंस थी दूसरे देशों की, वो मतलब डर के मारे इच्छा नहीं कर रही थी ना कि हम अफगानिस्तान जाएं। तो इसी 3 लोकेशन से होके जा रही थी? हाँ, तो या तो इंडियन एयरलाइंस जाती थी वीकली, उसकी शायद 2 फ्लाइट्स थी, या तो जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है, या फिर दुबई की एक काम एयरलाइंस थी और एक और कोई थी। मैं काम एयरलाइंस से गया था तो वो जाती थी। तो कोई जैसे जो मान लो जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ की जो हैं वो लोग जाते नहीं थे। एक दोहा से शुरू होने वाली थी, बट उसमें जब मैं गया था तो वो कह रहे थे कि करीब साल 6 महीना लगेगा कतर में, ठीक है। हाँ, तो फिर मैं जब मुझे पता चला तो इसके लिए अब दिल्ली से मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि ये तो ठीक है बैठे हुए थे मेरे इंतज़ार में। तो फिर मैं गया इस्लामाबाद, सॉरी पाकिस्तान एम्बेसी में। अच्छा, मैंने सोचा इस्लामाबाद चला जाऊंगा वहाँ से, ठीक है, और फिर वहाँ से जो है अफ़गानिस्तान चला जाऊंगा। तो जब इस्लामाबाद वो जाने के लिए मतलब पाकिस्तान एम्बेसी में गया तो अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ मेरा तो उन्होंने वो समझ गए कि भाई हिंदू नाम है संजय गुप्ता, तो ये बंदा जो है दिल्ली से ना जाके इस्लामाबाद से क्यों जाना चाहता है, वो भी अफ़गानिस्तान जैसे देश में। तो अब उन्होंने मतलब बड़े क्रॉस क्वेश्चन करे ये चेक करने के लिए भाई ये हिंदू ही है या नहीं है। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी शादी हो गई, मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे कि किसी की तो शादी हुई होगी, मैंने कहा हाँ सिस्टर वगैरह की तो हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप 7 फेरे लेते हैं तो ये क्यों लेते हैं, मतलब। मैंने कहा भाई कसम खाते हैं लड़का और लड़की कि हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे जी। ऐसे का। तो वो कहने लगा कि अगर अगले जन्म में कोई कुत्ता बन गया तो फिर कैसे साथ रहेंगे। तो मैंने कहा देखिए सर, ये तो हर रिलीजन के अंदर अगर मुझे कमी निकालनी है तो मैं भी 4 बता दूंगा आपको जी। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई कुरान शरीफ में लिखा हुआ है भाई पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, तो आप मानेंगे कि गोल नहीं है? साइंस तो बोलती है भाई गोल है। तो कमी तो हर रिलीजन में निकाली जा सकती है। ये सब बात आपने उनसे करी? हाँ, मैंने कहा सर लेकिन फेथ होती है तो फेथ पर ही इंसान चलता है रिलीजन में, ठीक है। तो कहने लगे हाँ ये बात तो है। तो फिर वो कहने लगे कि आप दिल्ली से ही चले जाओ, हम आपका इंतज़ाम कर देंगे वहाँ से। मैंने कहा नहीं सर, मैं यहीं मेरा इंतज़ाम वहाँ हो रखा है। तो मैंने कहा नहीं मैं इस्लामाबाद देखते हुए जाना चाहता हूँ। तो खैर मैंने जो भी बहाने वाने मारे, बट इस्लामाबाद देखते हुए तो बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को एक नंबर शेयर कर दिया कि हम आपको, ये नियम नहीं है एक्चुअली, उन्होंने तब नियम बना रखा था, ठीक है, कि जिस देश के आप नागरिक हैं उसी देश से ही आप पाकिस्तान का वीज़ा लेकर जाएंगे। ठीक है। सपोज आप अमेरिकन हो तो अमेरिका में जो पाकिस्तान एम्बेसी है ना वहीं से वीज़ा लो पाकिस्तान जाने का, ठीक है, और तब जाओ। बीच में ऐसा नहीं है कि आप इंडिया घूमने आए और फिर यहाँ पे पाकिस्तान काउंसुलेट में जाके आप कहो कि जी मैं पाकिस्तान भी जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये हमने रूल्स बना रखे। तो क्या वो पहचान गए थे आपको एक तरीके से? उस दिन नहीं पहचाने, अच्छा। बट बाद में पहचान गए। अच्छा, हाँ, बाद में पहचान गए, फिर तो तैयार हो गए, फिर तो लालच भी देने लगे कि जाओ। फिर तो लालच और धमकी दोनों देने लगे, जब मैंने बात नहीं मानी तो धमकी भी देने लगे। अच्छा। हाँ, बट मेरे से कहने लगे कि वहाँ रहना, कई लोग रहते हैं, वरना तिहाड़ जेल में भिजवा देंगे, क्या करोगे जाके वहाँ। और तो चाह रहे थे आप पाकिस्तान सेटल हो जाओ? हाँ, मैंने कहा भाई आप तो बम फुड़वाते हो। तो कहने लगे नहीं नहीं, हर एक से बम नहीं फुड़वाते हैं, तो रहो आप वहाँ। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनको गच्चा दिया, मतलब उनकी बात को, क्योंकि मैंने क्या है इस दौरान जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया था मुझे, तो मैंने इसी दौरान क्या हुआ कि मैं वापस मुंबई आया, और मुंबई में जो कॉन्सुलेट है ना अफगानिस्तान का, वहाँ से फिर मैंने वीज़ा ले लिया। बढ़िया रिस्क था, बड़ा रिस्क था, बट कोई चारा नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान जो एम्बेसी थी बांग्लादेश में,
वहाँ पे इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वहाँ से संभव नहीं था। तो आप मुंबई आए और वहाँ से वीज़ा अप्लाई हाँ, किया? मैंने वहाँ से वीज़ा अप्लाई किया और फिर उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में 14 दिन का वीज़ा दिया था अफगानिस्तान जाने का? अफगानिस्तान जाने का। तो जब वीज़ा मिल गया मुझे, तो फिर अब ये बात थी कि भाई अब जाया कैसे जाए। तो इस्लामाबाद और दिल्ली से तो प्लान फेल हो गया। फिर मैं वाया दुबई होके गया और काबुल फिर मैं पहुंचा 2005 के दिसंबर के आसपास। दुबई से होते हुए आप काबुल पहुंचे? हाँ हाँ। तो उनकी वो जगह ढूंढनी, वो समाधि ढूंढने में दिक्कत हुई? आपको पता था, किसी ने बताया था? वो कैसे ढूंढी आपने पृथ्वीराज चौहान जी की? क्या है कि जो मुझे पता था एक्चुअली वो मेरी इंफॉर्मेशन गलत थी और पूरे देश की गलत थी। वो ये था कि भाई लोग ये बोलते थे कि वो जो है कंधार में है। तो मैं सबसे पहले क्या हुआ, कंधार ही पहुंच गया। मतलब जैसे काबुल पहुंचा शाम को, दिन में पहुंच गया, तो उस दिन मैं रात को काबुल ही रुक गया रात को जी। और नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में कंधार के लिए चल दिया। अब कंधार में पहुंच गया तो वो कंधार मतलब पूरा अफगानिस्तान ही था, बहुत ज़्यादा लड़ाई के उसमें था मूड में, क्योंकि जैसे आपने बताया कि नाटो फोर्सेस और जो तालिबानी थे उनमें बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे। तो जो जिसके पास मैं पहुंचा वो इतना आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि भाई ये बताओ कि तुम किस देश के लिए जासूसी करते हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो जासूसी नहीं करता। उसने कहा कि मैं काबुल का हूँ, मैं यहाँ आता हूँ ना किसी काम से, तो मेरी जो अम्मी है 4 बार मुझे गले लगाती है कि भाई पता नहीं आएगा भी या नहीं वापस, क्योंकि कब कंधार में बम फूट जाए। जी। ऐसा कोई घर नहीं था कंधार में तब जिस घर के ऊपर गोलियों के निशान ना हो। एक भी घर नहीं था पूरे शहर में। तो जब कंधार पहुंच गया तो फिर मैंने वहाँ पे खोजबीन करी, खोजा तो मिली नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर मैं वापस काबुल आ गया। फिर मैं हेरात एक जगह है जो कि ईरान बॉर्डर पे है। ठीक है। फिर मैं हेरात पहुंचा, तो हेरात जाकर जो है गजनी भी गया, मतलब काफ़ी जगह पर गया। वहाँ के पता नहीं चला, करीब 1.5 महीने के बाद मुझे जानकारी मिली कि गजनी के पास एक प्लेस है, वहाँ पे जो है जो शहाबुद्दीन गौरी हैं जिनसे पृथ्वीराज जी की युद्ध हुआ था, जिनको हम मोहम्मद गौरी बोलते हैं, तो वो उनका जो पूरा नाम है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। तो ये पता चला कि भाई उनकी कब्र जो है वो गजनी के पास है, देयक में एक प्लेस है देयक। फिर मैं वहाँ गया, फिर वहाँ जाके मैंने खोजबीन करी और ये पता चला कि जो उनकी जो कब्र है शहाबुद्दीन गौरी की, उनके बाहर 2 कब्र मिट्टी की कच्ची उन्होंने बनी हुई थी और जूते चप्पल उनके ऊपर रखे जाते थे। ये वो जगह मिल गई आपको फिर? हाँ, करीब 1.5 महीने के बाद। और ये सब आप पूछ के ही कर रहे थे लोगों से, बातचीत ही करके? हाँ, पूछ के ही करना पड़ा। एक्चुअली वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वहाँ पे क्या है कि लोगों को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का कोई है नहीं वहाँ पे मामला। ठीक है। और लोगों का क्या है कि जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो आपको मुंबई का काफ़ी कुछ पता है क्योंकि आप ट्रैवलिंग करते हो, या जयपुर का पता है। वहाँ पे क्या है, जो बंदा कंधार में पैदा हुआ कंधार में ही पूरा जीवन बिता देगा, क्योंकि वहाँ पे कबीला सिस्टम है। तो एक तरीके से वो अगर मान लो आप इधर के कबीले के हो तो दूसरे जो कबीले का एरिया है, सपोज गजनी वाला एरिया है, तो कभी लाइफ में जाओगे ही नहीं। सही बात, ठीक है। तो उनको कुछ पता ही नहीं है कि भाई उस एरिया में 200 किलोमीटर के बाद जो है वहाँ पे रहन सहन या क्या है वहाँ पे। ठीक है। तो किसी को मालूम नहीं था। तो लेकिन फिर बातचीत करते करते ये खोजबीन करके और फिर मैं वहाँ पहुँचा। तो फिर मैंने उसकी वीडियो भी बनाया। इसके बाद फिर प्लानिंग जब देख लिया और संतुष्ट हो गया, क्योंकि कई लोगों ने कई दूसरी जगह भी दिखाई थी। वीडियो मोबाइल में बनाया आपने? नहीं, मैं कैमरा लेके गया था। अच्छा, कैमरे में मैंने क्या हुआ एक्चुअली अपने आप को वहाँ प्रेजेंट किया कि मैं जो हूँ मतलब हिस्ट्री पर, इतिहास पे, कई डायनेस्टीज़ पे जो है शॉर्ट मूवीज़ बनाता हूँ मैं। मतलब एक तरीके से शॉर्ट फिल्म का एक डायरेक्टर बन गया। ठीक है। तो वो मैंने उसका वीडियो वगैरह बनाया सब, और फिर जो है मैंने
मतलब प्लानिंग शुरू करी भाई कैसे इसकी हम खुदाई करके वापस लाएं। तो उसमें कई प्लानिंग्स फेल हो गई। फिर लास्ट में जो है प्लानिंग ये पास हुई कि मैं रात को गया वहाँ पे, खुदाई करी रात के 10 बजे से सुबह 2-3 बजे तक, चोरी कह लो आप चाहे इसको, खुदाई करके, और उनकी जो मिट्टी थी, क्योंकि बोन्स वगैरह जो स्केलेटन है वो तो नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि इतना 800 साल हो गए। 1192 या 1206 की घटना है। तो 1206 में ये लोग जो है डेड हुए हैं। पृथ्वीराज जी, उनके कवि थे चंद्र बरदाई जी, उनकी मिट्टी भी मैं वापस लाया। तो और गौरी, तो ये लोग 1206 में इनकी डेथ हुई है। तो सोच लो आप 800 साल हो गए करीब। तो बोन्स वगैरह नहीं मिली, तो मिट्टी इनकी लेकर आया, प्लस बल्कि जो गौरी की जो कब्र थी उसके ऊपर एक स्टोन लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि ये गाजी और शहीद है, ऐसा शेर ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा, और उसका बॉर्न एंड डेथ का समय लिखा है, ठीक है। और जिसने उसको बनाया तो वो शायद जहीर शाह थे, जो वहाँ के, जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी हैं, तो वो जो फादर ऑफ द नेशन थे वहाँ के, तब उन्होंने शायद वो बनवाई थी 70-80 साल पहले, उसका रेनोवेशन कराया था, मतलब, ठीक है। तो एक बार को, बल्कि मेरे जो उस समय साथी जो मैंने चुना था, वो तो उसको तोड़ने के लिए बोलने लगा। मैंने कहा नहीं, तोड़नी नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, देखो जो गौरी है, गौरी भी क्या है कि भाई है तो एक बहादुर इंसान ही। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर हमें धोखे से या कैसे भी किसी ने हमें हरा दिया है जी, तो हम उसको भाई उसकी वो करें, मतलब उसका अपमान करें जी, क्योंकि अगर कोई दूसरा अपमान कर रहा है, अगर हम भी ऐसा घटिया काम करें तो अच्छी बात नहीं मैं मानता। तो वो बल्कि तोड़ रहा था उसकी समाधि को। मैंने कहा नहीं भाई, ये हम क्यों किसी का अपमान करेंगे, और इनके देश के लिए तो ये सम्मानित है। और कोई भी जो भी बुजुर्ग रहा है, हमें, हमारा इस काम है सिर्फ अपने व्यक्ति के इज्जत सम्मान को बचाना, किसी को अपमान करना नहीं है। इसमें कई लोग मुझ पर कभी कभी आरोप लगाते हैं कि भाई स्केलेटन नहीं मिला, आप मिट्टी लेकर आ गए, तो इससे क्या हुआ। मिट्टी मैंने फिर गंगा जी में भी उसको उसका विसर्जन किया, और उसका जो कुछ पार्ट था वो सामाजिक संगठनों को सुपुर्द कर दिया था। तो उन्होंने एक जो है स्मारक बनाया, ये उत्तर प्रदेश में, जिला मैनपुरी में। तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे आप हैं, मान लीजिए मैं आपके ग्रैंडफादर का फोटो जो है यहाँ पर नीचे डाल दूं और उनके ऊपर पैर रख दूं, तो ये अपमान है कि नहीं है? बिल्कुल। आप उसको बचाने की कोशिश करोगे ना, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना भाई ये तो मेरे दादाजी तो घर बैठे हुए हैं, करता रहे, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा ना। तो मान लीजिए हमारे वो बुजुर्ग हैं, हमारे से मतलब पूरे देश के, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो किसी जाति या वर्ग के नहीं थे, वो तो पूरे देश के सम्राट थे और सभी के महान पूर्वज हैं। तो अगर कोई उनका अपमान करता है, उनकी समाधि के ऊपर जूते चप्पल रखता है, तो ये पूरे भारत का ही अपमान है जी। तो अगर हम उसको बचा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चाहे मिट्टी हो या जो भी हो, उसको बचाना चाहिए था, और वो हमने किया। पर कई लोग इसमें ये कहते हैं कि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कैसे साबित करेंगे कि वो सही है, तो इस पे क्या जवाब होता है आपका? देखिए, नहीं, बिल्कुल क्लियर पुष्टि है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है, वो जो गौरी की जो कब्र है उसको वो ऑथराइज्ड करती हैं, है ठीक है, क्योंकि वो तो उनके, मैंने बताया ना, गवर्नमेंट ने ही बना रखी है, ठीक है। तो उस जो मोहम्मद गौरी की जो कब्र है, उसके बाहर 2 कब्र हैं, और वो पृथ्वीराज चौहान जी और जो चंद्र बरदाई जी हैं उनकी हैं। लेकिन वो जो लोकल व्यक्ति हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि ये जो हैं वो काफिर लोग थे जिन लोगों ने इसको मारा। क्योंकि मेरी एक प्लानिंग में ये भी शामिल था पहले कि मैं गांव के कुछ व्यक्तियों को मिला के पैसे के लालच से इसकी खुदाई कर लूं।
तो जब मैंने एक बंदे से बात करी, बाद में उसने मुझे पकड़वा भी दिया था बल्कि। ओके, अफगानिस्तान में? हाँ, तो उस बंदे ने मुझसे क्या कहा कि आप इसकी जो खुदाई है वो किस लिए कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई बस मेरी इच्छा है। तो उसने कहा कि इसके नीचे बहुत हीरे जवाहरात हैं, इसलिए कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा कैसे हीरे जवाहरात हैं। तो कहने लगा कि वो जो कब्रें हैं वो राजा महाराजाओं राजा की है, भारत का राजा की है, और इसके अंदर हीरे जवाहरात हैं। तो मैंने फिर उसको तब ये कहा कि भाई जो हीरे जवाहरात मिलेंगे ना वो हम आधा आधा कर लेंगे। मैंने मतलब उसको यही कहा कि हाँ इसीलिए कराना चाहता हूँ। उसको मैं ये तो नहीं बोल सकता था कि भाई मेरा इंटेंशन क्या है। तो वो लोग इस बात को मानते हैं कि ये वही काफिर हैं जिन लोगों ने इनके गौरी की हत्या करी, इसीलिए उनका अपमान भी करते हैं, इसीलिए जूते चप्पल भी रखते हैं। और क्या है कि जो गौरी की जो कब्र है उसके ऊपर क्या लिखा है, मैंने क्या बताया आपसे, ये फारसी में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको हिंदी में बताया उसमें लिखा हुआ है कि ये गाजी और शहीद है। तो गाजी की उपाधि जो है वो उसको मिलती है जो काफिरों को मारता है। यानी कि गौरी ने तो अपने जीवन काल में बहुत सारे जिनको वो काफिर मानेगा, मतलब जो दूसरे रिलीजन के हैं उनसे युद्ध लड़े ही हैं, मारा भी है जी। और शहीद का मतलब ये है, शहीद अगर किसी के लिए लिखा जाएगा तो इट मीन्स कि वो किसी काफिर के हाथ मरा है। तो ये भी क्लियर है कि जो गौरी की जो हत्या हुई है वो यानी कि किसी नॉन मुस्लिम के द्वारा हुई। ठीक है। तो जो हिस्ट्री है वो हमें यही बताती है। दूसरी बात है कि जो इंडियन हिस्ट्री है, जो ईरानियन हिस्ट्री है, जो आपकी अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री है और जो आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इसमें थोड़ा थोड़ा जो है क्लैश है जी। लेकिन जब हम उस समय की बात करते हैं, अगर इतिहास की बात करते हैं, तो क्या है कि एक उस समय के जो गौरी है, गौरी से थोड़ा सा पहले जी जो है एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, पोएट रहे हैं, ईरानियन पोएट थे वो। उनका नाम मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है, बट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्या है कि आप, ये क्वेश्चन है मेरा, जो भी इतिहासकार है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की जो कब्र है वो देयक में है और वो उस जगह पर है जहाँ पर पहले जेल थी। और वहाँ जेल थी, इस बात के जो ऐतिहासिक जो जानकारी है वो कैसे है, क्या है, वो जो ईरानियन, एक्चुअली क्या है, जो गौरी है, गौरी खुद इस जेल में रहा है। ठीक है। क्या इससे पहले जो यहाँ पर डायनेस्टी रूल करती थी, गौरी डायनेस्टी से पहले, वो थी ये गजनवी, जिसने सोमनाथ टेम्पल लूटा था ना। ठीक है। जो महमूद गजनवी था। तो क्या हुआ था कि जो महमूद गजनवी था, जब उसकी डेथ हुई तो उसके दो लड़के थे, एक महमूद और एक शायद मोहम्मद। तो क्या हुआ कि एक छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को राजगद्दी पे बैठने के लिए बंदी बना लिया और बंदी बना के जो है उसको अंधा करके जेल में डाल दिया था, इसी जेल में, देयक की जेल में। तो ये जेल मशहूर थी। और जेल पहले कैसे होती थी, जेल कभी अलग से नहीं बनाई जाती थी। जो कैसल होता था, कैसल ऑफ देयक, तो कैसल ऑफ देयक के नीचे ही जेल थी। ठीक है। तो ये इसमें जो है, इस जेल में ये घटना है गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी से 100 साल पहले की। यानी कि वहां पर जेल थी, वहां पर अंधा करके रखने का कल्चर था। ये पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन से 100 साल पहले भी स्थापित होता है। फिर उस जेल में जो बड़े बड़े लोगों ने जेल काटी, उसी की वजह से उसका इतिहास बना। तो एक तो ये है, महमूद गजनवी के एक लड़के ने दूसरे भाई को अंधा करके जेल में रखा। दूसरा एक ईरानियन पोएट हैं जो कि 12 साल उस जेल में रहे। ठीक है जी। और मोहम्मद गौरी, मतलब शहाबुद्दीन गौरी, और इनका बड़ा भाई था गयासुद्दीन गौरी। ठीक है। ये दोनों भाई भी 7 साल इस जेल में रहे। उसके बाद जब ये जेल से छूट गए तो फिर ये यहाँ पे इन्होंने इसको कैप्चर किया दोबारा। तो इस जेल का इतिहास है। तो जो सुल्तान है, सुल्तान की डेथ वहाँ पर अगर नहीं होती तो सुल्तान को जेल में गाड़ने का क्या मतलब है, क्योंकि वो तो उन्हीं का सुल्तान है ना। ठीक है। उसकी डेथ के बाद जो है
वो बिल्कुल वहाँ से जेल और जो वो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, जी, है ना। तो ये क्लियर इंडिकेशंस देता है कि वहाँ पर जेल भी थी, वहाँ पे अंधा करके। तो ये आपकी तरफ से प्रमाण है कि ये जो आप लाए वो सही है। पर आपने ये भी बताया कि आप कैमरास ले गए थे, तो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स हुई थी वो? हाँ, वो तो यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, और वो ठीक है। तो पूरे पब्लिक डोमेन में है। पूरी मैंने रिकॉर्डिंग करी, पहले की भी रिकॉर्डिंग करी और खुदाई करते हुए भी रिकॉर्डिंग करी। तो वापसी में भी चैलेंजेस हुए वो लेकर भारत में बहुत आने? चैलेंजेस हुए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हुए और बहुत झंझट हुआ। लेकिन मैंने बताया ना कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, वो खुद देखिए, मुझे आज भी आता है, पहले तो ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे देखिए, एक तो मुझे भाषा की प्रॉब्लम थी। वहाँ पे फारसी और पश्तो भाषा चलती है। अब मैं तो कोई भाषा जानता नहीं था, फिर मेरी शक्ल सूरत भी थोड़ा सा डिफरेंट है उनकी शक्ल के हिसाब से, मतलब पहचान में आ जाता था कि भाई ये व्यक्ति बाहर का है। हाँ, तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी और ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे। अब आज तो कोई भी जा सकता है। और तब तक पैसे घर से ही आ रहे थे? तब जैसे कुछ बार पैसे घर से आए, और फिर इस बीच कुछ एक दो लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प भी करी। ठीक है। तो वापसी का बताइएगा कि कैसे, जब आप लेकर भारत पहुंचे तो क्या? तो फिर जब मैं भारत आ गया, तो मुझे याद है एक नेशनल न्यूज़ चैनल था, उसने मुझे तब ऑफ़र दी कि हम आपको 25 लाख रुपीस देंगे, ये सारी स्टोरी जो है आप हमें दे दो। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ कि पूरे देश को पता चले, तो सब लोगों को मालूम पड़े। तो क्या हुआ कि वो मैंने जो उसकी सीडी बनाई हुई थी, तो वो सबसे पहले क्या हुआ कि एक न्यूज़ चैनल था, उसने एक तरीके से मुझे धोखा ही दिया, बल्कि मतलब एक इंटरव्यू मेरा लिया गया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको 2 दिन बाद दिखा लेना, बट उसने क्या, अगले दिन ही उसको दिखाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि दूसरे न्यूज़ चैनल्स वाले उसको ठीक से दिखा नहीं पाए, तो बहुत ज़्यादा लोगों को तब पता भी नहीं चला। और जो उनकी मिट्टी जो मैं लेकर आया था और कुछ और भी सामान था, वो मैंने वहीं कलकत्ता में जो गंगा जी है वहीं पर ही उसको जो है विसर्जन किया उसका। और जो कुछ सामान और मिट्टी थी वो मैंने एक सामाजिक संगठन था उसके सुपुर्द कर दिया था। ठीक है। तो उन्होंने जो है, फिर मैंने उसके बाद, बल्कि फिर मैंने जेल में सरेंडर किया, बट जेल में सरेंडर करने से पहले ये मैंने कर दिया इनको, तो इन्होंने कहा कि हम स्मारक वगैरह बनाएंगे। मैं क्या हुआ, फिर मैं गया म्यांमार बहादुर शाह जफर की समाधि को लेने के लिए। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा चलो एक की तो आ गई, इनकी भी ले आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई वो आखिरी फ्रीडम फाइटर हैं हमारे कंट्री के, 1857 की क्रांति के नायक थे। तो मैं वहाँ पे गया, बट मैंने देखा कि बड़े सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उनकी समाधि वहाँ पर, कब्र तो नहीं लाया आप उसको? हाँ, मैंने सोचा खोदूंगा तो ये तो उल्टा और ख़राब हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा। हाँ, बल्कि मेरी तो भारत सरकार को ले आनी चाहिए। उनकी इच्छा थी कि भाई, वो कहावत नहीं उनकी कि 2 कुंवत जमीन भी ना मिली जी। कहा तो बादशाह था पूरा, है ना। तो हम इसलिए थोड़ा फील करते हैं कि भाई 1857 की जो क्रांति है उसमें उनकी भूमिका थी, तो अगर इच्छा पूरी कर सकते हैं तो कर देनी चाहिए। तो फिर आप वापस दिल्ली आए? हाँ, फिर मैं दिल्ली नहीं, फिर मैंने सरेंडर किया। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। अच्छा। दिल्ली पुलिस ही लेकर आई मुझे, मतलब उसको सरेंडर कम अरेस्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो उसके बाद आपकी छवि बदली, आपको फिर हीरो माना गया, कैसे हुआ फिर? सोसाइटी ने कैसे देखा आपको उसके बाद? देखो, सोसाइटी ने तो बहुत अच्छे निगाह से देखा। जिस समय फूलन देवी का केस लगा तब 50-50 था कि भाई कई लोग प्रशंसक थे, कई लोग जो है मतलब ये बोलते थे कि भाई गलत करा या गलत नहीं किया, क्योंकि केस तो लगा हुआ था ही। ठीक है। अब जब ये हो गया तो बहुत सारे लोगों को तो तब एकदम से पता नहीं चला जी कि भाई ये तिहाड़ से निकल के अफगानिस्तान गया। बट मुझे याद है कि जब मुझे पुलिस यहाँ दिल्ली लेकर आई, और सबसे पहला मैं आपको वाकया बता देता हूँ कि कैसे लोगों का जो नज़रिया है वो चेंज हुआ, क्योंकि पुलिस के नज़रिए बदलने से ही आप समझ सकते हैं कि लोगों का भी बदलाव होगा। सही बात है। क्या हुआ कि जब मुझे
बिल्कुल दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर गए स्पेशल सेल के ऑफिस में। तो वहाँ पे उस समय जो है जॉइंट सीपी थे करनैल सिंह जी। ठीक है। तो फिर वो बाद में ईडी के डायरेक्टर से रिटायर हुए अभी कुछ समय पहले ही। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो क्या हुआ कि मुझे पूरा जंजीर से बांध रखा था, हथकड़ी लगा रखी थी, बेड़ियां लगा रखी थी, और पूरा ऐसे समझ लो हिल नहीं सकता। तो जब मुझे उनके सामने लाए तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा कि शेर सिंह, तुम्हें मैंने अपना नंबर भेजा था, तो बात नहीं करी तुमने मुझसे, और देखो अब ले आए तुम्हें हम। तो मैंने कहा सर मैंने जान के नहीं बात करी। कह रहे नंबर मिला था? मैंने कहा हाँ मिला था। तो कह रहे बात क्यों नहीं करी? मैंने कहा सर आप बोलते कि भाई सरेंडर करो तो मैं तब नहीं करता, क्योंकि मैं तो अफ़गानिस्तान किसी काम से गया हुआ था। तो कह रहे हाँ फिर तो मैं नाराज़ तो होता। कह रहे लेकिन क्या सच में ही गए थे अफ़गानिस्तान? तो मैंने कहा सर मैं क्या बोलूँ, पासपोर्ट तो है मेरे। तो जो मतलब जो एक सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा हाँ सर पासपोर्ट जो है वो रिकवर है इनके पास। तो कहने लगे कि ला के दिखाओ ज़रा। तो वो तुरंत ही लेकर आया। उन्होंने पासपोर्ट देखा तो उन्होंने अराइवल, डिपार्चर, है ना, सब चीज़ देख ली। तो उन्होंने बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा यार पहला बंदा मैंने देखा जो तिहाड़ जेल से निकला और 2.5 साल में कोई भी क्राइम नहीं करा और अपने देश के लिए विचार रखा इतने फरारी के बाद भी। कह रहे कि अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता तो इतने मौके थे तुम्हारे पास, तो अंडरवर्ल्ड में लोग अपने पैसे के लालच में जो है क्राइम लाइन में चले जाते हैं जी। तो क्योंकि तुमने कोई क्राइम नहीं करा 2.5 साल में, क्योंकि उनके पास तो रिकॉर्ड था कि भाई कोई गलत काम तो किया नहीं 2.5 साल में। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम तुम्हारे ऊपर फिर कोई केस भी फर्जी ऐसा नहीं लगाएंगे। और उन्होंने कहा कि इसकी हथकड़ी बेड़ी खोलो और इसको चेयर पे बैठाना है और कोई भी बदतमीज़ी नहीं करेगा। तो फिर नेक्स्ट डे 1 या 2 दिन के बाद फिर पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें यही बताया कि भाई शेर सिंह अफ़गानिस्तान गया और वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेकर आया है जो कि हमारे देश से रिलेटेड थे। तो उन्होंने चेकआउट करके सारी चीज़ कि भाई गया था, कैसे गया, सब चीज़। तो क्या है कि भाई जब मैं जेल से भागा तो शायद मैं जेल के अधिकारियों का या पुलिस फोर्स का सबसे बड़ा दुश्मन रहा होगा, क्योंकि तिहाड़ जेल से एस्केपिंग का मतलब है, और वो भी इतने बड़े केस में मैं जेल में था, तो पूरे दिल्ली पुलिस या पूरे देश के पुलिस की इंसल्ट थी जी। बट जब वापस आया तो उनका नज़रिया बदला काम को देखकर कि इस व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं करा और देश के लिए अच्छा सोच के अच्छा काम किया। तो जब उनका विचार बदला तो क्योंकि वो भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं, देश के नागरिक हैं, तो फिर एक आम आदमी का तो मुझे लगता है कि काफ़ी बदला होगा, जिसको भी पता चला होगा या आज भी जिसको पता चलता है तो एटलीस्ट वो एक अच्छी निगाह से देखता है, अच्छी बात करता है। अभी मुझे जो है करीब 8 साल हो गए हैं जी जेल से बाहर आए हुए। जी। जब मैं 2016 में जेल से रिलीज़ हुआ तो मैं अपने घर गया सबसे पहले रुड़की। तो सभी जो बड़े नेशनल चैनल्स के जो पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो आ गए प्लस जो लोकल चैनल्स थे वो लोग भी आ गए। तो पहले वो मुझे हत्यारा और पता नहीं क्या क्या लिख देते थे, बोलते थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप मुझे कुछ भी बोलते हो, मुझे कोई वो नहीं है, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं सन 2001 में जेल गया और 2016 में मैं अभी बाहर आया हूँ, यानी कि करीब 15.5 साल बाद। ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए, क्या आपके कलम ने कभी ये लिखा कि भाई शेर सिंह राणा ने किसी से पैसे मांगे, किसी से बदमाशी करी, कोई गलत काम किया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि फिर आप किसी आदमी को कितना चेक करोगे कि ये किस नेचर का पर्सन है, ये कैसा प्रवृत्ति का व्यक्ति है? मैंने कहा भाई 15-16 साल हो गए, अगर मैं क्रिमिनल मेंटेलिटी का व्यक्ति होता तो तिहाड़ जेल में था तो लोगों से बोलता ना पैसे दो, उगाही करता, जो कि सभी लोग करते हैं। अब मैं तिहाड़ से फरार रहा 2.5 साल तो मैंने कोई क्राइम तो नहीं करा ना जी।
मैंने सिर्फ देश के लिए काम किया। तो फिर उसके बाद से उनकी मेंटलिटी चेंज हुई और अभी मैं 8 साल से जेल से बाहर हूँ। मैं अपना सामाजिक काम, पॉलिटिकल काम वो सब मैं कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं देश के लिए और भी अच्छे काम करूँ। ठीक है, तो उसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ अपना। एक आखिरी सवाल, अब आप पे फिल्म भी बनने जा रही है। पहले अजय देवगन जी बना रहे थे, फिर विद्युत जामवाल की खबर आई कि 2022 में शायद उन्होंने फिल्म की बात चल रही थी, और अब रणदीप हुड्डा से जुड़ी एक खबर आ रही है कि आप पे फिल्म बनने जा रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? फिल्म बननी चाहिए आप पे? देखो, ये फिल्म बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ये तो डिसाइड करते हैं जो फिल्म मेकर्स है। अगर, क्योंकि फिल्म मेकर्स, मैं चाहूँगा भी तो कोई बनाएगा नहीं, और मैं नहीं आप चाहते हैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मैं ये पूछा था। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है कि मुझे कई लोगों ने ऐसा कहा है, और जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने ही मुझे ये कहा कि आपकी कहानी लोगों के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में देशभक्ति का जज्बा जो है वो बनता है। ठीक है, तो लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर मान लीजिए जो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड चीज़ हैं, अगर वो लोग उसमें दिखाते हैं, जो कि वो वही उसी स्टोरी लाइन पर ही फिल्म बन रही है जी, तो ये तो देश के लिए, और जो दर्शक हैं, क्योंकि जब वो ऐसी फिल्म देखेंगे तो उनके अंदर भी एक जज्बा आएगा कि हाँ, देशभक्ति के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। जब एक व्यक्ति तिहाड़ से निकल के, क्योंकि देखिए ये बात यहाँ बैठ के बोलना तो बहुत इजी है, बट मैं ये जानता हूँ कि वो जो मेरा टाइम पीरियड था, मैं एक्चुअली अगर एक शब्द में कहूँ कि ये कैसे संभव हुआ, तो उसका आंसर ये है कि मैं अपने आप को डेड बॉडी समझता था। मैं ऐसी ऐसी जगह गया हूँ अफ़गानिस्तान में जहाँ पे कोई कल्पना नहीं कर सकता जी। तो मैं ये सोचता था कि तू मरा हुआ इंसान है, मतलब तू जीवित ही नहीं है। तू वापस आ जाएगा जब इंडिया, तब मानना कि तू जिंदा है। और जब मैं वापस आ गया तो वही लोग मुझे मिले जो मजाक उड़ा रहे थे उस तिहाड़ जेल के हाई रिस्क में। मुझे गयूर खान, ताजा खान और वो सारे लोग मिले। तो मैंने कहा, ले भाई, तू कह रहा था आलू खाने वाले नहीं जा सकते, आलू खाने वाले अफ़गानिस्तान का अपना मिशन पूरा करके वापस आ गए, अब बता तुम यहीं हो अभी। तो फिल्म बननी चाहिए, और मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज ये फिल्म देगी। एक आखिरी सवाल, आप डिनाई करते हैं कि फूलन देवी की हत्या में आपका कोई रोल नहीं था, पर अगर मैं आपको दूसरे लेंस से ये सवाल पूछूं तो आप कैसे देखते हैं कि जिसने भी उनकी हत्या की, क्या सही था? देखिए, किसी की भी जो हत्या है वो तो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो है वो जो फैसला करने का अधिकार है वो लॉ एंड ऑर्डर जो चलाते हैं उनका है जी। बट कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो जाता है, तो कभी कभी लोग इसीलिए हथियार उठाने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कई लोगों के रेप्स ही हुए। अब उन लोगों के, जिन लोगों ने ऐसा करा, अगर फूलन भी उन लोगों को मारती तो मैं कभी उनको बुरा ना मानता, लेकिन फूलन ने भी देखो कम से कम भी 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या की है, जो कि बिल्कुल बेगुनाह थे, सिर्फ अपने जो वर्चस्व को, और हाँ, वर्चस्व का और नाम का के लिए, है ना। फिल्म में वो बोलता भी है, और वही उनकी मेंटेलिटी भी रही होगी मुझे लगता है कि 2 को मारेगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 20 को मारेगी तो पूरा दुनिया जानेगी। तो बेवजह किसी की हत्या करना तो ये अच्छी मुझे वो नहीं लगती। और जिसने भी देखो मारा है तो अब उसकी क्या सोच रही होगी तो वो मुझे मालूम नहीं है, बट सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि लोग कैसे देखते हैं हत्या को पाप मानते हैं ना। किसी भी आप व्यक्ति से पूछोगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो, अभी इंडियन बॉर्डर पे हमारा इंडिया का सिपाही खड़ा है जी, पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान का सिपाही खड़ा है। ये जो लाइन है ये हमने खुद बनाई कि भाई ये है लाइन, ये मेरा देश है, ये तेरा देश है, और वो एक दूसरे को मार रहे हैं, हत्या ही तो कर रहे हैं। भाई अभी 75 साल पहले एक था, हमने कहा भाई ये अब तू इधर मत आना, आएगा तो तेरे को मारूंगा। तो हजारों हजारों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, और वो हत्या कर रहे हैं क्योंकि हमने एक लाइन बना दी। तो फिर हम उनको अवार्ड दे रहे हैं कि भाई आपने बड़ा बहादुरी का काम किया।
तो ये देखा जाता है कि हत्या आपने क्यों की है। किसी हत्या करने वाले को आप इनाम दे रहे हो, हत्या तो उसने भी करी जी। तो ये डिपेंड करता है कि भाई जो फूलन की हत्या करने वाला व्यक्ति जो भी है उसकी सोच, विचार, मेंटालिटी क्या है। ठीक है। और अगर आपकी मेंटालिटी ठीक है तो हत्या तो प्रभु श्री राम ने ताड़का का भी वध किया। अगर कोई इंसान, कोई चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, महिला होने का भी एडवांटेज लेना ठीक नहीं है किसी के लिए। ताड़का का वध प्रभु श्री राम ने करा तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते भाई गलत किया, क्योंकि ताड़का ने लोगों को परेशान किया, लोगों की हत्या करी। तो वो जिस विचार के व्यक्ति होगा जी, तो भगवान या जो धार्मिक वो है वो उस निगाह से देखेगी। जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह राणा जी, आप हमारे साथ बहुत द रौनक पॉडकास्ट पे आए। नहीं, आपका बहुत धन्यवाद रौनक भाई, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और बहुत सारी इसमें आपने मेरे मुंह से ऐसी बातें भी निकलवाई जो कि अभी शायद बतानी ज़रूरी नहीं थी, बट फिर भी आपके प्यार में निकल गई। आपके दर्शकों को अब नई जानकारियाँ भी उससे मिलेंगी जी। और मैं आपके दर्शकों से ये निवेदन भी करूँगा कि आप कमेंट्स में लिखें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब भी जो है आगे भविष्य में अगर हम दोबारा पॉडकास्ट में बैठेंगे तो फिर हम दोबारा जब फिल्म आ जाएगी उसके बाद बैठेंगे, बिल्कुल, तो फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे ज़रूर। और जैसा आपने अपनी शुरुआत की थी कि भाई कोई अच्छी निगाह से देखता है, कोई खराब निगाह से देखता है, तो जो खराब निगाह से देखता है वो भी मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। तो मैंने तो कोशिश की जीवन में कि उनकी निगाह अच्छी करूं जी, और आगे भी ऐसे काम करने की मेरी इच्छा है कि उनकी निगाह अच्छी हो। बिल्कुल। तो आप अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। नहीं, बिल्कुल। तो जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख चुके हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। एक कमी जो इस पॉडकास्ट में रही वो ये थी कि टाइम कम था, तो आगे कोशिश करेंगे कि जब आप पर फिल्म आ जाएगी, और नहीं भी आई तो कई सारे सवाल थे जिसमें मैंने शॉर्टकट अपनाया और सीधा मैं आपको, क्योंकि उसमें भी कई सारे चैलेंजेस जो थे जो मैं जानना चाह रहा था उसमें। उम्मीद करते हैं आगे फिर शेर सिंह राणा जी से हम लोग पॉडकास्ट में बात करेंगे और उन सारे पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को और भी लोगों से ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।